जरा सोचिए कि आप अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद पर पहुंच चुके हैं। आखिरकार इला भी अब और नहीं सह सकी। उसने बर्फ जैसी ठंडी पानी की एक भारी बाल्टी उठाई और सीधे उस जालिम पर निशाना साधा जो उसे हर रोज सताता था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बाल्टी हाथ से फिसल गई, हवा में लहराती हुई गई और सीधे उस इंसान की छाती से जा टकराई जिससे पूरी रियासत थर थर कांपती थी, महाराज वीर प्रताप सिंह। पूरे पनघट पर मौत का सा सन्नाटा छा गया। उस कद्दावर शख्स के मखमली चोगे से टपकते पानी के बीच उसकी बर्फीली और बेरहम आंखें सीधे इला की आंखों में समा गईं। एक गद्दार की बेटी के लिए इस गुस्ताखी का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद महाराज ने जो किया उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बाल्टी का कुंडा इला की हथेली में चुभ रहा था, जो बरसों के इस्तेमाल से घिस चुका था, पर अब भी कई जगहों से खुरदरा था। जब से उसे होश आया था, वह हर सुबह पानी भरने गांव के कुएं पर जाती थी। इतना लंबा वक्त बीत चुका था कि उसके हाथों को पानी से भरी बाल्टी के वजन का अंदाजा लगाने के लिए दिमाग पर जोर भी नहीं देना पड़ता था। उसके पैरों के नीचे के पत्थर पिछली रात की बारिश से गीले थे। उसके घाघरे का किनारा पहले ही भीग चुका था और टखनों से बुरी तरह चिपक रहा था। चलते हुए उसने अपनी नजरें ऊपर नहीं उठाईं। अब वह कभी अपनी आंखें नहीं उठाती थी। ऐसा करना आसान था। जब आपकी नजरें जमीन पर टिकी हों तो आपको यह नहीं देखना पड़ता कि लोग कैसे आपसे मुंह फेर रहे हैं या कैसे माताएं अपने बच्चों को आपको देखकर अपने पास खींच लेती हैं। आपको उस नफरत का सामना नहीं करना पड़ता। तो तुम यहां हो, गद्दार की बेटी। बाईं तरफ से एक आवाज गूंजी, तीखी और जानबूझकर इतनी तेज ताकि सबका ध्यान उस तरफ जाए। उसके कदम डगमगाए, लेकिन वह रुकी नहीं। वह बाल्टी के कुंडे को और कसकर पकड़ते हुए आगे बढ़ती रही। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं, कंटीले कबीले की इला, या मुझे तुम्हें फांसी चढ़ चुके मुजरिम की औलाद कहना चाहिए। वह इस आवाज को अच्छे से जानती थी। तेजपाल, चक्की वाले का बेटा, 17 साल का एक ऐसा लड़का जिसकी रगों में नदी जितनी गहरी और बेरहम क्रूरता बहती थी, और उसके पीछे चमचों की एक टोली रहती थी जो उसकी हर बात पर ठहाके लगाती थी, क्योंकि वे उससे बहुत डरते थे। वह इला को तब से प्रताड़ित कर रहा था जब वह सिर्फ 12 साल की थी, यानी उस दिन से जब उसके पिता को जंजीरों में जकड़कर गांव के चौराहे से ले जाया गया था। तुम्हारा बाप देशद्रोही था, तेजपाल चिल्लाया। उसके कदम कंकरों पर चरमराए जब वह उसके करीब आया। एक ऐसा सौंपोलिया जिसने उत्तरी रियासत के दुश्मनों को हमारे राज बेच दिए। और तुम्हारी माँ भी कोई दूध की धुली नहीं थी। वह एक डायन थी जिसने महाराज के मुख्य वजीर को जहर दिया था। इला के कदम थम गए। वे शब्द पत्थरों की तरह उस पर बरसे, जिनमें से हर एक लफ्ज सालों से बार बार दोहराए जाने के कारण उसे रट चुका था। उसने इन्हें हजारों बार सुना था। उसने हर ताने, हर झूठ को याद कर लिया था, लेकिन फिर भी वे उसके सीने के जख्मों को हरा कर देते थे। वे घाव अब भी उसके दिल में उन कांटों की तरह चुभे हुए थे जिन्हें कभी पूरी तरह निकाला नहीं जा सकता था। वह धीरे से घूमी। तेजपाल कुछ ही दूरी पर खड़ा था और उसके दोनों तरफ गांव के 2 और लड़के थे जिन्हें वह पहचानती थी। वे सब मुस्कुरा रहे थे, इस उम्मीद में कि वह रोने लगेगी, भागेगी या गिड़गिड़ाएगी। वे यही तो चाहते थे। वे हमेशा यही चाहते थे। मेरे पिता गद्दार नहीं थे, इला ने दबी आवाज में कहा। उसकी आवाज में दम था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तो फिर महाराज ने उसे फांसी पर क्यों लटकाया? तेजपाल उसकी खामोशी से शह पाकर एक कदम और आगे बढ़ा। अगर वह इतने ही बेगुनाह थे तो उन्हें घसीटकर चौराहे पर क्यों लाया गया और उनके गले में फांसी का फंदा क्यों डाला गया? इला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह दे भी नहीं सकती थी। सच उसके गले में एक उलझी हुई गांठ की तरह फांसा हुआ था और उसे सुलझाने के लिए उसे कभी सही शब्द मिले ही नहीं थे। तेजपाल ठहाका मारकर हंसा। देखा, कहने को कुछ नहीं है। अपनी माँ की तरह ही खामोश और गुनहगार। तुम्हें पता है, तुम्हें भी फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए था। शायद किसी दिन वे ऐसा कर भी दें। बाल्टी पूरी भरी हुई और भारी थी। पानी लकड़ी के किनारों से टकरा कर छलक रहा था और इला के हाथ सिर्फ डर से नहीं बल्कि किसी और चीज से कांपने लगे थे। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और एक पल के लिए उसे लगा कि वह उस पनघट पर है ही नहीं। वह 8 साल की थी जब उसने सुबह के धुंधलके में अपनी माँ को जबरन ले जाते हुए देखा था। उसकी माँ का हाथ उसकी तरफ फैला हुआ था और उनकी आवाज उसे पुकार रही थी, डरपोक इला। तेजपाल ने मजाक उड़ाया और उसके और करीब आ गया।
उसका चेहरा ईला के चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर था। गद्दार की औलाद। ईला ने बाल्टी उठा ली। यह कोई सोच समझकर लिया गया फैसला नहीं था। सच तो यह है कि यह कोई फैसला था ही नहीं। उसके दिमाग के सोचने से पहले ही उसके हाथ हरकत में आ चुके थे। भरी हुई भारी बाल्टी को उसने अपनी कमजोर काया की पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर उछाला। उसका इरादा सिर्फ उसे पूरी तरह भिगो देने का था। वह चाहती थी कि कुएं का वह बर्फीला पानी उसका घमंडी और मजाक उड़ाते चेहरे पर गिरे, जो उसकी सांसों को थाम दे, उसे हकलाने पर मजबूर कर दे और वह पीछे हटकर कम से कम एक पल के लिए अपना मुंह बंद कर ले। लेकिन उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। बाल्टी फिसल गई। वह उसके हाथ से छूटकर टेढ़ी हवा में उड़ गई और चांदी जैसी बूंदों की बौछार उड़ाती हुई आगे बढ़ी। वह एक बार घूमी, फिर दूसरी बार घूमी और ईला यह सब ऐसे देख रही थी जैसे वह अपने शरीर से बाहर खड़ी हो। उसने देखा कि कैसे बाल्टी का रास्ता बदल गया। उसने देखा कि कैसे निशाना बदल गया। गिरने वाले पानी के रास्ते में अब तेजपाल नहीं खड़ा था। कुएं के चबूतरे के कोने से एक शख्स मुड़ रहा था। वह कद्दावर और चौड़े कंधों वाला था, जिसने फर के बॉर्डर वाला एक गहरा राजशाही चोगा पहन रखा था। वह ऐसे सधे और शांत कदमों से चल रहा था जैसे वहां के चप्पे चप्पे पर उसी का राज हो। उसकी नजरें सीधे सामने टिकी थीं और उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त और गंभीर था। बाल्टी सीधे उसकी छाती पर जा लगी। पानी उसके पूरे बदन पर बिखर गया, जिससे उसके चौगे का अगला हिस्सा, उसका कुर्ता और उसका गला पूरी तरह भीग गए। पानी की बूंदें उसके जबड़े पर टिकी थीं। उसकी ठोड़ी। लोकेश और उसके दोस्त हंसते जैसे वहीं के वहीं जम गए थे। उनके चेहरों का रंग उड़ गया था। ऊपर की खिड़की से सूती चादरें सुखा रही एक औरत के हाथ ठिठक गए। चादरें उसके हाथों में बेजान लटकती रह गईं। यहां तक कि दरवाजे के पास बौंधे घोड़ों ने भी अपने खुरों को हिलाना बंद कर दिया था। ईला का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वह जानती थी कि वह कौन थे। हर कोई जानता था कि वह कौन थे। उनके खड़े होने का रौबदार अंदाज, उनके गुजरते ही दरवाजे पर तैनात पहरेदारों का तनकर सीधे खड़े हो जाना। ऐसा लगता था जैसे उनके आस पास की हवा भी भारी हो गई हो। पूरे देवगढ़ में केवल एक ही ऐसा मर्द था जिसका खौफ ऐसा सन्नाटा छा देता था। देवगढ़ घराने के अल्फा राजा वीर प्रताप सिंह। उनकी भूरी स्लेटी आंखें, जो कड़कती ठंड में लोहे की तरह ठंडी थीं, आंगन के उस पार सीधे ईला से आ मिली। वे न तो चिल्लाए, न ही अपनी जगह से हिले, बस उसे देखते रहे। और उस एक नजर में ईला को ऐसा लगा जैसे वह किसी विशाल पहाड़ के नीचे एक छोटे से कंकड़ जितनी सिकुड़ गई हो। उनके शाही चौगे से पानी की बूंदें अब भी टपक रही थीं, जिससे उनके पैरों के पास पानी का एक छोटा सा गड्ढा बन रहा था। मैं। ईला की आवाज महज एक फुसफुसाहट बनकर रह गई। उसने थूक निगला। मेरा वो मतलब नहीं था। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। गले से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। उसके दोनों हाथ उसके बगल में खाली लटके हुए थे। उंगलियां अब भी वैसे ही मुड़ी हुई थीं, मानो उस बाल्टी को पकड़े हों जो अब उन दोनों के बीच टेढ़ी पड़ी हुई थी। बाल्टी का बचा कुचा पानी पत्थरों के फर्श पर बह रहा था। लोकेश ने चापलूसी भरी और कांपती हुई हौंसी हौंसने की कोशिश की। अन्नदाता, यह लड़की तो पगली है। हमेशा से ही इसका दिमाग खराब है। इसका बाप एक गद्दार था और यह। वीर प्रताप ने अपना एक हाथ ऊपर उठा दिया। इशारा बहुत मामूली था, जैसे अनजाने में किया गया हो, लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा छाया वह पथरा देने वाला था। लोकेश की आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। अल्फा राजा ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। गीले पत्थरों पर उनके जूतों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। हर कदम नपा तुला और बिना किसी जल्दबाजी के था। वे ठीक उसके सामने आकर रुक गए, इतने पास कि ईला उनकी पलकों पर चमकती पानी की बूंदें देख सकती थी, इतनी पास कि उनके चोगे से आ रही चमड़े और सुलगती सूखी लकड़ी के धुएं की महक को महसूस कर सकती थी। उसकी तो सांसें ही थम गई थीं। उन्होंने एक लंबे और अजीब पल के लिए उसे देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, वैसी बर्फीली नफरत भी नहीं थी जैसी वह सोच रही थी। उन भूरी आंखों में कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसे वह कोई नाम नहीं दे पा रही थी। एक चमक, एक सवाल, एक ऐसी पहचान जिसका कोई सिर पैर नहीं था। तुम्हारा निशाना बहुत ही खराब है, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा। ईला ने हैरान होकर अपनी पलकें झपकाईं। वीर प्रताप की नजर लोकेश की तरफ घूम गई और उनके चेहरे की वह थोड़ी बहुत नरमी, अगर वह वाकई कोई नरमी थी, पल भर में गायब हो गई। तुम। उनकी आवाज इतनी पैनी और ठंडी हो गई जो कांच को भी चीर दे।
अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, और अगर दोबारा मैंने तुम्हें इससे बात करते हुए सुन लिया तो मैं खुद इस बात का फैसला करूंगा कि तुम्हारी यह जबान किसी काम के लायक न रहे। लोकेश लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसका चेहरा डर के मारे दूध जैसा सफेद पड़ गया था। उसके दोस्त पहले ही वहां से खिसकने लगे थे। उसे दोबारा टोकने की जरूरत नहीं पड़ी। अल्फा राजा वापस ईला की तरफ मुड़े। उनकी आंखों में वही अजीब सी चमक लौट आई थी जो अब कुछ नरम और कौतूहल से भरी लग रही थी। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया, अपनी हथेली के पिछले हिस्से से अपनी ठुड्डी पर लगा पानी पोंछा और बिना एक भी शब्द बोले उसके पास से गुजर गए। वह उस सूने आंगन में अकेली खड़ी रह गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो गले में आ गया हो। खाली बाल्टी उसके पैरों के पास पड़ी थी। पानी पत्थरों पर फैलता जा रहा था जिसमें ढलते सूरज की आखिरी किरणें चमक रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था, लेकिन कुछ तो बदल गया था। उसके सीने में, वहां की हवा में और उस बर्फीली दीवार में जो उसने खुद के आस पास खड़ी कर ली थी, कोई चीज हमेशा के लिए टूट चुकी थी। वह अब भी नहीं समझ पा रही थी कि इसका क्या मतलब था। उसे बस इतना पता था कि अल्फा राजा ने उसकी तरफ देखा था और अपनी नजरें नहीं हटाई थीं। महल की विशाल रसोई वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उसने अपने ख्यालों में सोची थी। उसने सोचा था कि वहां ठंडे पत्थर और रूखी कड़क आवाजें होंगी। इसके बजाय वहां का बड़ा चूल्हा ऐसी गर्माहट के साथ धधक रहा था जो हड्डियों तक को राहत दे रही थी और हवा में ताजे गर्म फुलकों और मसालों की सौंधी महक घुली हुई थी। लोहे के भारी पतीले और कड़ाही दीवारों पर टंगे हुकों से इस तरह लटक रहे थे मानो सोती हुई घंटियां हों। दर्जनों नौकर चाकर एक सधे हुए तालमेल के साथ यहाँ वहां दौड़ रहे थे। उनमें से किसी ने भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, सिवाय एक के। वह औरत जो इस पूरी चहल पहल के बीचों बीच खड़ी थी, चौड़े कंधों और चांदी जैसे सफेद बालों वाली थी। उनकी बाहें गूंथे हुए आटे की लोई जैसी मोटी और मजबूत थीं और उनकी आंखों ने जिंदगी के इतने सावन देख लिए थे कि अब उन्हें किसी भी बात पर हैरानी नहीं होती थी। उन्होंने अपने हाथ कमर पर बौंधे अंगोछे से पोंछे और ईला को ऊपर से नीचे तक ऐसे परखा जैसे कोई किसान अनाज की बोरी की परख करता है। तो तुम ही वो लड़की हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गहरी और गर्म थी जैसे चूल्हे में सुलगती लकड़ियों की धीमी चटचटाहट। वही बाल्टी वाली लड़की। ईला के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने माफी मांगने, अपनी सफाई देने या कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह एक भी लफ्ज बोल पाती, उन माई ने हाथ हिलाकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। यादा परेशान मत हो, मैंने अस्तबल के उस लड़के से पूरी कहानी सुन ली है और उसे तिल का ताड़ बनाने की बीमारी है। इसका मतलब यही है कि सच कहीं बीच में ही होगा। उसने लकड़ी का एक कड़छा उठाया और उसकी तरफ ऐसे ताना जैसे वह कोई तलवार हो। मैं मंगला हूं, इस रसोई की मालकिन मैं हूं, और तुम मेरी प्यारी यहां तब तक पतीले मांजोगी जब तक कि तुम्हारी उंगलियां पानी में गलकर सिकुड़ न जाएं। उन शब्दों में कोई बेरहमी नहीं थी, बस एक व्यावहारिक और साफ साफ कही गई बात थी जिसने उसे सोचने से पहले ही सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। मंगला ने हौदी के पास रखे काले पड़े पतीलों के ढेर की तरफ इशारा किया। इनसे शुरू करो। गर्म पानी केतली में है और खारा साबुन उस बेंच के नीचे रखा है। अगर तुमने अच्छा काम किया तो दिन ढलने पर तुम्हें गर्म रोटियां और तरीदार मांस मिलेगा, और अगर नहीं किया। वह थोड़ी देर के लिए रुकी और उसके धूप में तपे हुए झुर्रीदार चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान तैर गई। तो भी तुम्हें रोटियां और तरीदार मांस मिलेगा। मेरी रसोई से कोई भी भूखा पेट नहीं सोता। उसने अपनी आंखें झपकाईं। वह तो चीख पुकार, ठंडे और कड़े लहजे में मिलने वाले हुक्मों और उसी दुत्कार के लिए खुद को तैयार कर रही थी जो उसे पूरी जिंदगी मिलती आई थी। इसके बजाय वह एक ऐसी औरत को देख रही थी जिसने अभी अभी उसे खाना देने का वादा किया था, किसी इनाम की तरह नहीं बल्कि एक सामान्य बात की तरह। उसे समझ नहीं आया कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे, इसलिए उसने बर्तन मांजने वाला जूना। दो जवान औरतें लकड़ी की एक लंबी मेज पर आटा गूंथ रही थीं। वे आपस में फुसफुसाते हुए उस सौदागर की बातें कर रही थीं जो दक्षिणी घाटी से पतझड़ के पत्तों जैसे सुनहरे और लाल रंग के रेशमी कपड़े लेकर आया था। यहाँ किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि वह कहाँ से आई है। किसी ने उसे देशद्रोही की बेटी कहकर नहीं दुत्कारा। उसने बस अपना सिर झुकाए रखा और बर्तन मांजती रही। कपड़े धोने वाले खारे साबुन से उसके फटे हुए हाथों में तेज जलन हो रही थी, पर उसे इस दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यह दर्द तो उसका पुराना साथी था,
वह दर्द को अच्छी तरह समझती थी। बेचैन तो उसे यहाँ के लोगों का यह अपनापन कर रहा था। रात ढलने पर देवकी काकी ने उसके सामने मसालेदार मीट का गर्मा गर्म शोरबा और बाजरे की सेंकी हुई रोटी रख दी। वह रसोई के चूल्हे के पास रखे एक उल्टे पीपे पर बैठ गई और खामोशी से खाने लगी। शोरबा गाढ़ा था, जिसमें गाजर और मेमने के मांस के टुकड़े तैर रहे थे और रोटी अभी भी भाप छोड़ रही थी। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने ऐसा खाना कब खाया था जो किसी ने खास उसके लिए बनाया हो, जिसे न उसने चुराया था, न कूड़े में ढूंढा था, बल्कि किसी ने उसे प्यार से परोसा था। तुम्हारे हाथ गवाही दे रहे हैं कि तुम्हें काम करने की आदत है, देवकी काकी ने उसके सामने एक तिपाई पर बैठते हुए कहा। वह इस वक्त सेब छील रही थी। सेब के छिलके बिना टूटे लंबी पट्टियों की तरह नीचे गिर रहे थे। यह हुनर एक दिन में नहीं आता। आखिर कब से अपना पेट खुद पाल रही हो। शोरबे से भरा उसका चम्मच मुंह तक जाते जाते हवा में ही रुक गया। उसने झूठ बोलने की सोची, लेकिन देवकी काकी की उस गंभीर और सच्ची नजरों के सामने उसे झूठ बोलना पहाड़ जैसा भारी काम लगा। 3 साल, उसने बहुत दबी आवाज में कहा। देवकी काकी के हाथ थमे नहीं, पर उनकी आंखों में थोड़ी नरमी आ गई। इतनी कम उम्र की लड़की के लिए अकेले दम पर सब कुछ संभालना बहुत लंबा वक्त होता है। मैं जैसे तैसे गुजारा कर लेती हूँ। जैसे तैसे गुजारा करना जीना नहीं होता बच्ची। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने शोरबे की तरफ देखा, जिसमें तरी की छोटी छोटी बूंदें ऊपर तैर रही थीं, और अचानक उसे अपने गले में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसने उस एहसास को अंदर ही घोंट लिया। देवकी काकी ने भी ज्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस अपना सेब छीलना खत्म किया, कटे हुए टुकड़ों को एक कटोरे में डाला और बोली, महाराजा वीर का दरबार और उनके निजी कक्ष महल के पूर्वी हिस्से में है। वह अक्सर रसोई की तरफ नहीं आते, लेकिन अगर कभी वह तुम्हें गलियारों में दिख जाएं, तो तुरंत एक तरफ हट जाना और अपनी नजरें नीचे झुका लेना। वह बस इतना ही चाहते हैं। चम्मच पर गौरी की पकड़ और मजबूत हो गई। उस दिन आंगन में हुई मुलाकात के बाद से उसने उन्हें नहीं देखा था। उसने उस पल को अपने दिमाग में कम से कम 100 बार दोहराया था। उनके चेहरे की वह हैरानी, जिस तरह पानी ने उनके शाही दुशाले को गीला कर गहरा रंग दे दिया था, और उस पूरे आंगन में जो सन्नाटा पसर गया था। उसने सोचा था कि वे गुस्सा होंगे, उसे कड़ी सजा मिलेगी, पर इसके बजाय उसे यहाँ काम मिल गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा काकी, उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा? बूढ़ी रसोइया थोड़ी देर के लिए रुकी, चाकू नीचे रखा और गौरी की तरफ एक ऐसे भाव से देखा जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। उसमें थोड़ी हमदर्दी थी तो थोड़ा कुछ और भी, शायद उम्मीद जैसा कुछ। मैं नहीं जानती बच्ची, उन्होंने कहा, लेकिन मैं इस किले में पिछले 40 सालों से सेवा कर रही हूँ। मैंने महाराजा वीर को बहुत से फैसले लेते देखा है, और मैं तुम्हें एक बात दावे से कह सकती हूँ, वे बिना किसी वजह के कोई काम नहीं करते। उन्होंने एक और सेब उठाया और उसे छीलने लगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उस वजह का पता लगाओ। चूल्हे की आग चटक रही थी और रसोई घर रात के सन्नाटे में अपनी ही धीमी आवाजों से गूंज रहा था। गौरी अपने हाथों में खाली कटोरा लिए बैठी रही, सुलगती लपटों को घूरती रही, और उसे उन शब्दों का बोझ अपने कंधों पर किसी भारी चादर की तरह महसूस होने लगा, जिसे वह उतार नहीं सकती थी। वे बिना किसी वजह के कोई काम नहीं करते। उसे नहीं पता था कि वह वजह क्या थी, लेकिन 3 सालों में पहली बार किसी ने उसकी तरफ देखा था और अपनी नजरें फेरने के बजाय उसे अपनाने का फैसला किया था, और यह बात उसे किसी भी भयानक से भयानक सजा से भी ज्यादा डरा रही थी। अगले 3 दिन एक ऐसे नियम से बीते जो उसने बरसों से नहीं महसूस किया था। सूरज उगने से पहले जागना, रसोई का चूल्हा सुलगाना, सब्जियां काटना और देवकी काकी की बातों का लगातार बहता सिलसिला सुनना। यह वैसी जिंदगी तो नहीं थी जो उसने अपने लिए चुनी होती, पर यह ऐसी जिंदगी जरूर थी जिसमें कोई तकलीफ नहीं थी, और उसने खुद से कहा कि उसके लिए इतना ही काफी है। वह अपना सिर झुकाए रखती और तभी बोलती जब कोई उससे कुछ पूछता। उसने पूरे किले के रास्तों को इस तरह समझ लिया जैसे कोई चूहा दीवारों के कोनों को पहचान लेता है, बिल्कुल चुपचाप रहकर सब कुछ देखना और समझना। तीसरी रात को देवकी काकी ने उसे आलू की एक बोरी लाने के लिए तहखाने में भेजा। वह तहखाना बहुत ठंडा और सीलन भरा था, जो किले के पूर्वी हिस्से के ठीक नीचे बना हुआ था, जहां की पत्थरों की दीवारों से पानी रिसता रहता था और हवा में गीली मिट्टी तथा पुरानी लकड़ी की गंध बसी हुई थी। उसने एक मोमबत्ती जलाई और तंग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। आदत के मुताबिक
वह सीढ़ियां गिन रही थी। वह बोरी उठाने ही वाली थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ऊपर से कहीं एक दबी हुई और धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खुला हो। फिर कदमों की आहट हुई। तभी एक तीखी और तनाव से भरी आवाज गूंजी, रहने दो, इसे मैं खुद देख लूंगा। वह महाराजा वीर थे। उसने उनकी आवाज की उस गंभीरता को पहचान लिया, जो दबी जुबान में बोलने की कोशिश के बाद भी साफ सुनाई दे रही थी। वह वहीं की वहीं पथरा गई। उसके हाथ में पकड़ी मोमबत्ती की लौ थरथरा रही थी। उसका वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। उसे यह सब नहीं सुनना चाहिए था, पर उसने सुन लिया था। उसने किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की एक भारी आवाज सुनी। फिर पत्थर के फर्श पर किसी कुर्सी के घिसटने की आवाज आई और उसके तुरंत बाद एक गहरी और रुंधती हुई सांस खींचने की आवाज आई, जैसी कोई इंसान तब लेता है जब वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा हो। उत्सुकता एक खतरनाक चीज थी। मीरा यह अच्छी तरह जानती थी, लेकिन पिछले 3 सालों से इसी उत्सुकता ने उसे जिंदा भी रखा था। हर बात को समझने की, पहले से भांपने की और आने वाले खतरे को उसके आने से पहले ही जान लेने की बेताबी। उसने जलता हुआ दिया नीचे रखा और साए की तरह दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगी, खुद को अंधेरे में छिपाए रखते हुए। तहखाने के ठीक ऊपर वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। पीली रोशनी की एक पतली सी लकीर पत्थर के फर्श पर पड़ रही थी। वह दीवार से सटकर खड़ी हो गई और अंदर झांका। रणवीर लकड़ी की तिपाई पर उसकी तरफ पीठ किए बैठा था। उसका कुर्ता एक कंधे से नीचे खिसका हुआ था और उस मध्यम उजाले में मीरा को उसकी पीठ पर एक लाल गहरा घाव साफ दिखाई दे रहा था, जो कंधे की हड्डी से शुरू होकर पसलियों तक जा रहा था। घाव इतना गहरा नहीं था कि जानलेवा हो, लेकिन वह बिल्कुल नया था और उसे अभी तक साफ भी नहीं किया गया था। खून ने उसके कुर्ते की आस्तीन के किनारे को पूरी तरह भिगो दिया था और अब वह कपड़े पर सूख कर गहरा और पपड़ीदार हो रहा था। उसके हाथ में सूती पट्टी का एक टुकड़ा था, लेकिन घाव तक उसका हाथ पहुंच नहीं पा रहा था। हर कोशिश के साथ दर्द से उसका जबड़ा खिंच जाता था। मीरा ने कुछ पल और देखा, फिर उसने एक फैसला किया। वह चुपचाप वापस तहखाने की तरफ उतर गई, लेकिन इस बार वह आलू लेने नहीं जा रही थी। उसने पीछे की दीवार के पास एक शहतीर से जड़ी बूटियों का एक गुच्छा लटका हुआ देखा था। सूखी नीम की पत्तियां, दूब घास और हरजोड़, जो पिछले रसोइये के बचे हुए सामान का हिस्सा थीं। नीचे आते वक्त उसकी नजर इन पर पड़ी थी, क्योंकि उसकी आदत ही यही थी। वह हर बारीक चीज पर गौर करती थी और उसे याद रखती थी। उसने मुट्ठी भर सूखी दूब घास और नीम की एक छोटी सी टहनी तोड़ी, उन्हें अपने दुपट्टे के कोने में बांधा और वापस ऊपर की तरफ चल पड़ी। उसने न तो आवाज दी, न ही अपने आने की आहट की। उसने बस उन झड़ी बूटियों को चौखट के ठीक अंदर फर्श पर रख दिया, एक छोटी सी खामोश भेंट की तरह, और जाने के लिए मुड़ गई। रुको, उसकी आवाज ने मीरा के कदम गलियारे की पहली सीढ़ी पर पड़ने से पहले ही रोक दिए। वह वहीं सुन्न हो गई। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उसे तिपाई से उठते सुना, लकड़ी की चरमराहट और कपड़े की हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। फिर उसकी परछाई चौखट पर उभरी और मीरा समझ गई कि वह वहीं खड़ा फर्श पर रखी जड़ी बूटियों को देख रहा है। यह क्या है? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, उसमें एक जिज्ञासा थी, एक हिचकिचाहट थी, जैसे किसी इंसान को कोई ऐसी चीज दे दी गई हो जिसे वह समझ न पा रहा हो। मीरा पीछे नहीं मुड़ी। उसने अपनी नजरें सामने फैले अंधेरे गलियारे पर ही टिकाए रखीं। बहते खून को रोकने के लिए दूब घास, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, और नीम घाव को पकने से बचाएगी। दूब घास को चबाकर लेप बना लीजिए और पट्टी बांधने से पहले उसे घाव पर लगा लीजिए। वहां एक लंबा सन्नाटा छा गया। वह अपनी गर्दन के पीछे उसकी भारी और रहस्यमयी नजर महसूस कर सकती थी। क्यों? सवाल सीधा था, लेकिन उसके पूछने का अंदाज वैसा नहीं था। वह बहुत कुछ कह सकती थी कि सज्जा न देने के बदले वह उसका आभार मानना चाहती थी, कि वह रसोई में अपनी जगह पक्की करना चाहती थी, या फिर उसे डर था कि अगर वह बीमार पड़ गया तो सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा। लेकिन इनमें से कोई भी बात सच नहीं थी। इसलिए उसने वही कहा जो इकलौता सच था, क्योंकि आपका खून बह रहा था। उसने कहा, और मैं जानती हूं कि इसे कैसे रोकना है। इससे पहले कि वह कोई और सवाल कर पाता, वह वहां से हट गई। अंधेरे गलियारे में उसके तेज और दबे कदम गूंज उठे, जो उसे वापस रसोई की गर्माहट, आलूओं और दहकते चूल्हे के पास ले आए, जहां ओझल बने रहने की पूरी सुरक्षा थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही वह कोने पर मुड़ी, उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उसकी सांसें थाम दी। वह कोई शब्द नहीं था, न ही कोई हुक्म था,
वह तो बस एक बहुत ही मध्यम, न के बराबर सुनाई देने वाली आवाज थी। एक पुरुष द्वारा पत्थर के फर्श से सूखी जड़ी बूटियों को उठाने की और मुट्ठी बंद करने से पहले उन्हें बहुत बहुत देर तक अपनी हथेली में थामे रखने की आवाज। उस रात जब उसने कमरे की चौखट पर जड़ी बूटियां छोड़ी थीं, उसके बाद 3 दिन बीत चुके थे। 3 दिन बर्तन मांजने, आलू छीलने और मंगला काकी की अंतहीन नसीहतें सुनने में बीते। नसीहतें भी हर छोटी बड़ी चीज के बारे में, जैसे रात भर चूल्हे की आग को कैसे सुलगाए रखना है से लेकर कौन से मशरूम खाने के लिए सुरक्षित हैं, और कभी भी भरोसा मत करना। जो इंसान जरूरत से ज्यादा मुस्कुराता है, कमला काकी ने ताजी गरम रोटियों को टोकरी में रखते हुए कहा। मैं तुम्हें सच बता रही हूं बच्ची, जो मुस्कान बड़ी आसानी से चेहरे पर आ जाती है, वो अक्सर अपने पीछे कोई बहुत गहरा और भारी राज छुपाए रखती है। उसने बिना सिर उठाए बस हामी में सिर हिला दिया। उसने इतने सालों में यही सीखा था कि सिर हिलाना ही सबसे सुरक्षित जवाब था। इससे न तो कोई और सवाल खड़ा होता था और न ही अपने बारे में कुछ उजागर होता था, लेकिन कुछ तो था जो बदल चुका था। वह इसे महसूस कर सकती थी। रसोई की दूसरी कामगार औरतें अब उसके पास से गुजरने पर कानाफूसी नहीं करती थीं, और आज सुबह अस्तबल के लड़के ने भी उससे नजरें चुराने के बजाय उसे देखकर अपना सिर हिलाया था। ये बहुत छोटी छोटी, लगभग न दिखने वाली बातें थीं, लेकिन इन सब ने मिलकर उसे कुछ ऐसा महसूस कराया जो उसने पिछले 3 सालों में कभी नहीं पाया था। शायद अब लोगों के बीच उसे स्वीकार किए जाने की एक हल्की सी उम्मीद जगने लगी थी। उसने खुद को समझाया कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। वह आज भी बस एक दासी ही है, एक ऐसी लड़की जिसके पिता पर देशद्रोही होने का कलंक लगा था, जिसे हमेशा अपना सिर झुकाकर और मुंह बंद करके ही रहना था। लेकिन उस रात जब वह रसोई की भट्टी के पास बैठी गरम शोरबे का कटोरा पी रही थी, तभी कमला काकी ने उसके सामने मेज पर एक भारी थाली लाकर पटक दी। इसे महाराज के निजी कक्ष में ले जाओ। कमला काकी ने अपनी साजी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए कहा। वह दोपहर से वहीं बैठे हैं और उन्होंने एक निवाला भी नहीं चखा है। अगर कोई उन्हें याद नहीं दिलाएगा कि उनका भी पेट है, तो वह खुद को भूखा ही मार डालेंगे। उसने थाली की तरफ देखा। एक कटोरी गाढ़ा शोरबा, गरम रोटियां और शहद की एक छोटी सी डिबिया रखी थी। मैं ही क्यों? उसने बहुत दबी आवाज में पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट जैसी थी। कमला काकी ने हैरानी से अपनी भौहें चढ़ा लीं। क्योंकि मैं ऐसा कह रही हूं इसलिए, और वैसे भी बाकी लड़कियां काम में व्यस्त हैं, और पूरे हफ्ते में तुम अकेली ऐसी हो जिसने एक भी थाली नहीं गिराई है। अब जल्दी जाओ, इससे पहले कि शोरबा ठंडा हो जाए। वह थोड़ा हिचकिचाई। थाली उठाते समय उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उस रात के बाद से वह उनके करीब कभी नहीं गई थी। जब वह उनके दरवाजे पर झड़ी बूटियां रखकर एक डरे हुए खरगोश की तरह भाग खड़ी हुई थी। अगर उन्होंने उस बारे में कोई सवाल पूछ लिया तो? अगर वह जानना चाहते कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। कम से कम ऐसा जवाब तो बिल्कुल नहीं जो उन्हें समझ आ सके। उस पहर महल के गलियारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। सारे सेवक अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। पहरेदार पत्थरों की तरह बेजान खड़े अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जब वह आगे बढ़ रही थी तो उसके कदमों की हल्की सी आहट गूंज रही थी, और उसके हाथों में थाली बड़ी सावधानी से संतुलित थी। महाराज का निजी कक्ष महल के पूर्वी विंग के आखिरी छोर पर था, जिसके बाहर सागौन की लकड़ी का एक भारी दरवाजा लगा था, जिसे उसने कभी खुला नहीं देखा था। उसने इस कमरे के बारे में केवल कमला काकी से ही सुना था। वह वहां घंटों बैठे रहते हैं। बूढ़ी रसोइया ने नक्शों और चिट्ठियों को देखने के बारे में बताते हुए कहा था। अगर मुझसे पूछो तो यह बेहद अकेलापन भरा काम है। वह दरवाजे के पास पहुंची और ठिठक गई। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना तो कदमों की आहट और ना ही कोई आवाज। बस एक गहरा और भारी सन्नाटा था, ठीक वैसे ही जैसे मुख्य दरबार के भारी ऊनी पर्दे होते हैं। उसने थाली को एक हाथ पर संभाला और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर अंदर से एक धीमी और थकी हुई आवाज आई, आ जाओ। उसने अपने कंधे से दरवाजे को थोड़ा धकेला। कमरा काफी गर्म था। वहां बस एक अंगीठी जल रही थी और कुछ मोमबत्तियां पिघलकर लगभग बुझने की कगार पर थीं। हर तरफ किताबें और दस्तावेज बिखरे पड़े थे, और वहीं सागौन की बड़ी सी मेज के पीछे महाराज रुद्र बैठे थे। जैसे ही वह अंदर आई, उन्होंने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उनकी आंखें सीधे उसकी आंखों से मिलीं और एक पल के लिए दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। उसे महसूस हुआ
जैसे उसका गला सूख रहा हो। कुएं के पास हुई उस पहली मुलाकात के बाद से उसने उन्हें कभी इतने पास से नहीं देखा था। वह जितने बड़े थे उससे भी कहीं अधिक विशाल लग रहे थे। कोई भी उन्हें देखकर किसी ताकतवर भालू की कल्पना कर लेता। उनके चौड़े कंधे मेज के पीछे के पूरे हिस्से को घेरे हुए थे। उनके हाथ, जो एक आधे खुले हुए नक्शे पर टिके थे, मजबूत थे और उन पर चोटों के निशान थे। लेकिन उनका चेहरा उतना कठोर नहीं था जितना उसने सोचा था। वहां कुछ और ही था, एक ऐसा भाव जो हैरान करने वाला था। मुझे काकी ने भेजा है, उसने झटपट मेज के कोने पर थाली रखते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया। महाराज रुद्र ने भोजन की तरफ देखा तक नहीं, वह अब भी एकटक उसी को देख रहे थे। तुम वही कुएं वाली लड़की हो? उन्होंने कहा। यह कोई सवाल नहीं था। उसने थाली पर अपनी आंखें टिकाए हुए बस सिर हिला दिया। वह उनसे नजरें नहीं मिलाना चाहती थी। वह यह नहीं देखना चाहती थी कि वे उसके बारे में क्या सोचते हैं। वही लड़की जिसने महाराज को पानी से सराबोर कर दिया था, वही लड़की जो किसी साय की तरह उनके दरवाजे पर जड़ी बूटियां छोड़कर चली गई थी। उन जड़ी बूटियों ने, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, काफी मदद की। वह वहीं की वहीं थम गई। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। वह तो कुछ भी नहीं था। उसने अब भी बिना उनकी तरफ देखे कहा, कोई भी ऐसा कर देता। नहीं, उन्होंने कहा, कोई और ऐसा नहीं करता। उनके बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वे इस बात का जिक्र करेंगे। उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि वे उसे धन्यवाद देंगे। वह किसी भी चीज की उम्मीद नहीं कर रही थी और यही वह हमेशा से चाहती भी थी। उसने दरवाजे की तरफ एक कदम पीछे बढ़ाया। रुको, उन्होंने कहा। वह ठिठक गई। वे अपनी मेज के पीछे से खड़े हुए। उनकी हरकतें बहुत धीमी और सोंभली हुई थीं, मानो वे उसे डराना नहीं चाहते थे। वे चलकर खिड़की के पास गए और बाहर अंधकार में डूबते आसमान को देखने लगे। एक बिल्ली है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अजीब सी और थोड़ी झिझक भरी लग रही थी। एक आवारा बिल्ली है जो हर रात कुछ खाने की तलाश में रसोई के दरवाजे पर आती है। मैं उसे रोज कुछ न कुछ खिला देता हूँ। उसने अचरज से अपनी पलकें झपकाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे यह सब क्यों बता रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, वे उसकी ओर मुड़ते हुए बोले। शायद मुझे उस पर तरस आ जाता है। उसका कोई अपना नहीं है, वह किसी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन फिर भी वह हर रात यहाँ कुछ उम्मीद लेकर लौट आती है। वे कुछ पल के लिए रुके। उनकी आंखें फिर से उसकी आंखों से मिलीं और इस बार उनमें एक अजीब सी नरमी थी जिसने उसके सीने में एक दर्द सा जगा दिया। मुझे लगा कि तुम्हें यह जानना चाहिए, उन्होंने कहा, कि मैं समझता हूं तुमने वे जड़ी बूटियां क्यों रखी थीं और मैं तुम्हारा आभारी हूं। वह अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमी रह गई। उसे ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे उसे इस तरह समझेंगे, एक ऐसे इंसान की तरह जो खुद जख्मी था, जो अकेला था और जो अब भी किसी अपनेपन की आस में वापस लौट आता था। उसने भारी मन से थूक घटका। उस बिल्ली का एक नाम भी है। महाराज रुद्र के होंठ हल्के से फड़फड़ाए, जैसे वे मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हों। मैं उसे कांटा कहता हूं, उन्होंने कहा, क्योंकि जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता है वो उसे नोच लेती है। उसने अपने सीने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस की। उसने भोजन की थाली को देखा, फिर वापस उनकी तरफ देखा। कांटा बहुत किस्मत वाला है, उसने दबी आवाज में कहा। उसे कोई ऐसा मिला है जो नोचे जाने के बाद भी उसे खाना खिलाना बंद नहीं करता। महाराज रुद्र ने काफी देर तक उसकी आंखों में देखा, फिर सिर हिलाया। सिर्फ एक बार। मैं भी, उन्होंने कहा, और इससे पहले कि वह पूछ पाती कि उनके कहने का क्या मतलब है, उसके ठीक पीछे दरवाजे से हल्की सी खरोंचने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक छोटी सी स्लेटी रंग की बिल्ली पथरीले फर्श पर बैठी थी और उसने अपनी पूंछ को बड़े सलीके से अपने पंजों के चारों ओर लपेट रखा था। वह अपनी पीली और शांत आंखों से उन दोनों को देख रही थी। कांटा अपने रात के खाने के लिए आ चुका था। इसके बाद 3 दिन बीत गए और उसने महाराज रुद्र को दोबारा नहीं देखा। उसने खुद को मना लिया था कि उनके कक्ष में बिताया वह पल महज एक इत्तेफाक था। वे तो बस शालीनता दिखा रहे थे और जड़ी बूटियों के लिए उनका आभार केवल एक क्षणिक भाव था जो वे जल्द ही भूल चुके होंगे। कांटा तो बस एक मामूली बिल्ली थी और उनके कहे शब्द मैं भी शायद शराब के नशे में कही गई एक साधारण सी बात थी। लेकिन जब भी वह अपनी आंखें बंद करती, उसे उनके देखने का वही अंदाज याद आ जाता, जैसे वह कोई अदृश्य साया न हो बल्कि कोई मायने रखती हो, और यह एहसास उसे डरा देता था। चौथी रात को
कमला काकी ने उसे रात के भोजन के शोरबे के लिए बगीचे से ताजी सुगंधित जड़ी बूटियां तोड़ने के लिए भेजा। रसोई का बगीचा महल के पूर्वी हिस्से के ठीक पीछे पुरानी पथरीली दीवारों और सूखते हुए गुलाब के पौधों के बीच छिपा हुआ था। हवा में गीली मिट्टी और ढलती हुई गर्मियों की भीनी भीनी खुशबू थी। वह जड़ी बूटियों की क्यारी के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसकी उंगलियां तेजी से काम कर रही थीं और उसने अपने दिमाग को पूरी तरह शांत रखने की कोशिश की। उसने कदमों की आहट तब तक नहीं सुनी जब तक कि वे बिल्कुल उसके करीब नहीं आ गए। क्या अभी भी जड़ी बूटियां ही इकट्ठी कर रही हो? वह आवाज धीमी थी और उम्मीद से थोड़ी अधिक भारी। उसकी उंगली एक टहनी पर ही थम गई। उसने ऊपर देखा। महाराज रुद्र बगीचे की पगडंडी के मुहाने पर खड़े थे। धुंधले शाम के आसमान के साए में उनकी परछाई साफ दिख रही थी। उनके अंगरखे के गले के बटन खुले हुए थे और आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थीं। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके गालों पर एक हल्की लाली छाई थी जिसका ठंड से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने शराब पी रखी थी, ज्यादा नहीं, पर इतनी जरूर कि वे अपनी उस सख्त छवि को भूल सकें जिसे वे हमेशा एक ढाल की तरह ओढ़े रहते थे। वह धीरे से खड़ी हुई और अपने लहंगे से मिट्टी झाड़ने लगी। महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं यहाँ हूँ, उन्होंने कहा और उनके बात करने के अंदाज में एक अजीब सा धीमा सुर था। मैं बस टहल रहा था। यह बगीचा मुझे अपनी ओर खींच लाया। उसे समझ नहीं आया कि वह इस बात का क्या जवाब दे। उसने उन झड़ी बूटियों को अपने हाथों में किसी ढाल की तरह पकड़ रखा था। महाराज रुद्र ने एक कदम और आगे बढ़ाया, फिर रुक गए, मानो उन्हें अंदाजा था कि उनकी जरा सी भी तेजी उसे डराकर भगा सकती है। जो झड़ी बूटियां तुमने मेरे दरवाजे पर छोड़ी थीं, उन्होंने कहा, उनकी वजह से मेरे हाथ का जख्म इतनी जल्दी ठीक हो गया जितना मेरे राजवैद्यों के किसी भी लैब से कभी नहीं हुआ था। मैंने इसके लिए तुम्हारा ठीक से शुक्रिया भी अदा नहीं किया। आप पहले ही शुक्रिया कह चुके हैं महाराज, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। वह तो मेरे कक्ष में हुआ था, वह सब औपचारिक था। गला साफ करते हुए उन्होंने ना में सिर हिलाया। मैं इस समय कोई औपचारिकता नहीं निभा रहा हूँ। उनके बीच का सन्नाटा गहराता गया जिसमें झींगुरों की आवाज और दूर मुख्य दरबार से आ रहे ठहाकों का शोर घुल रहा था। वह उनके शरीर से आती शराब की गंध महसूस कर सकती थी, लेकिन उसमें कुछ और भी मिला हुआ था। चंदन की लकड़ी, धुएं, चमड़े की खुशबू और एक अजीब सी कड़वाहट जिसे वह कोई नाम नहीं दे पा रही थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उन्होंने पूछा। उसने हैरानी से अपनी आंखें झपकाईं। आप महाराज हैं हुजूर, आपको मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। नहीं, उन्होंने गुलाब की झाड़ियों के पास बने पत्थर के बेंच पर बैठते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से हाँ सुनना चाहता हूँ। वह कुछ देर के लिए बिल्कुल जड़ हो गई। फिर वह बहुत धीरे से उस बेंच के दूसरे छोर पर बैठ गई और उनके बीच उतनी दूरी बनाए रखी जितनी उस पत्थर की बेंच पर मुमकिन थी। वे दोनों सन्नाटे में बैठकर आसमान को गहराते हुए देखते रहे। महल के बुर्जों के ऊपर पहले कुछ तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगे थे। मेरी माँ को बगीचे बहुत पसंद थे, महाराज रुद्र ने अचानक कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सा सूनापन था। वह हर जगह गुलाब के पौधे लगाती थीं, यहाँ तक कि कड़ाके की ठंड में भी वे इस बात की चर्चा करती थीं कि ये फूल दोबारा कैसे खिलेंगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस इंतजार करती रही। उन्हें धोखा मिला था। उन्होंने आगे कहना शुरू किया। उनकी नजरें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, एक ऐसे इंसान से जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसे वे बेहद प्यार करती थीं। उनका जबड़ा कस गया और उनका चेहरा बिल्कुल भावहीन हो गया। आखिर में वे किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थीं, मुझ पर भी नहीं। शब्द हवा में भारी और बेबाक होकर ठहर गए। इला को महसूस हुआ कि उसका दिल बैठ रहा है। वह इस बेरुखी को अच्छे से जानती थी। वह सालों से इसी ठंडेपन में जी रही थी। उसके जाने के बाद विक्रम ने कहा, उसकी आवाज महज एक फुसफुसाहट थी। मैंने फैसला कर लिया था कि भरोसा एक कमजोरी है, किसी की परवाह करना एक ऐसा जख्म है जो बस लगने का इंतजार कर रहा हो। वह उसकी तरफ देखने के लिए पलटा और उस मध्यम रोशनी में उसकी आंखें कठोर नहीं लग रही थीं, वे थकी हुई थीं। मैं बहुत लंबे समय से पत्थर बना हुआ हूँ। इला का गला रूंध गया। वह अपना हाथ बढ़ाना चाहती थी। वह उसे बताना चाहती थी कि वह उसका दर्द समझती है, लेकिन शब्द होंठों तक आकर रुक गए। इसके बजाय उसने बहुत कोमलता से कहा, लेकिन जो जगहें बहुत सर्द होती हैं, वहां वसंत में फूल जरा देर से खिलते हैं। विक्रम शांत खड़ा रहा।
इला को महसूस हो रहा था कि उसकी तीखी और परखने वाली नजरें उसी पर टिकी हैं। उसने अपनी आंखें अपने हाथों में थमे मोगरे के फूलों पर ही टिकाए रखीं। जब बर्फ पिघलती है, उसने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज जरा सी कांपी। जब आखिरकार पाला टूटता है तो जो फूल सबसे लंबा इंतजार करते हैं वे ही सबसे गहरे रंग में और पूरी शिद्दत से खिलते हैं, क्योंकि उन्होंने सब्र किया है, क्योंकि वे सही वक्त के इंतजार में मिट्टी के नीचे अपनी ताकत सहेज रहे थे। उसने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। शायद इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। विक्रम बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। चारों तरफ बस झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। एक ठंडी हवा के झोंके ने गुलाब के फूलों को हिला दिया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ दोनों के बीच के फासले पर ठहर गया, हिचकिचाता हुआ, जैसे वह भूल चुका हो कि बिना किसी कवच के किसी दूसरे इंसान को कैसे छुआ जाता है। उसने उसे छुआ नहीं। उसने अपना हाथ हिला के हाथ से महज कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर बेंच पर रख दिया। तुम ऐसे बात कर रही हो, उसकी भारी आवाज गूंजी, जैसे तुम्हें पता हो कि वसंत का इंतजार करना कैसा होता है। इला को अपनी आंखों में आंसू उमड़ते हुए महसूस हुए। उसने पलकें झपकाकर उन्हें बहने से रोका। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस इंतजार ही किया है, वह फुसफुसाई। हवा उसके इन शब्दों को रात के अंधेरे में उड़ा ले गई। विक्रम का हाथ, जो अब भी उनके बीच उस पत्थर की बेंच पर रखा हुआ था, धीरे से पलट गया और उसकी हथेली ऊपर की ओर हो गई। यह एक न्योता था, कोई जबरदस्ती नहीं। उसने उसकी खुली हथेली को देखा, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए, जैसे उसने खुद को आजाद कर दिया हो, उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। विक्रम की उंगलियां इला की उंगलियों पर सिमट गईं। वे गर्म, सख्त और हैरान कर देने वाली हद तक कोमल थीं। उसने गला साफ करते हुए उसे अपने करीब नहीं खींचा, न ही वह कुछ बोला। उसने बस उसका हाथ इस तरह थामे रखा जैसे वह कोई बहुत कीमती, बेहद नाजुक चीज हो, जिसे सहेज कर रखना जरूरी हो। और सालों में पहली बार उसे ठंडक का एहसास नहीं हुआ। सुबह के कोहरे के साथ वह खबर महल पहुंची। राजधानी से आए घुड़सवार, जिनकी ठंडी हवा में हांफते घोड़ों की सांसें धुएं की तरह उड़ रही थीं, शोर मचाते हुए किले के फाटकों के अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे देवगढ़ घराने की गहरे नीले रंग से रंगी एक भव्य बग्घी आ रही थी। सेवक आपस में कानाफूसी करने लगे। प्रहरियों ने अपनी देह तान ली और ईला, जो रसोई के बगीचे से सूखी जड़ी बूटियों की टोकरी लेकर आ रही थी, सीढ़ियों के ऊपरी छोर पर खड़ी होकर इस शाही काफिले को देखने लगी। तभी कमला काकी अपनी साड़ी के पल्लू से आटा पोंछती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गईं। वह देवगढ़ घराने की राजकुमारी चंद्रिका हैं, बूढ़ी रसोइया ने दबी आवाज में फुसफुसाया। लोग कहते हैं कि उनके पिता महाराज के साथ विवाह संबंध बनाने के लिए काफी दबाव डाल रहे हैं। वे पिछले 2 सालों से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, जब से संधि की पुरानी बातचीत शुरू हुई थी। इला की छाती जैसे भींच सी गई। उसने अपने चेहरे के भावों को काबू में रखा। विवाह संबंध, उसने उस शब्द को दोहराया जो उसकी जुबान पर बहुत अजीब लग रहा था। एक वैवाहिक गठबंधन, कमला काकी ने एक समझदार नजर डालते हुए कहा। देवगढ़ घराने का पूर्वी इलाकों के अनाज व्यापार मार्गों पर पूरा नियंत्रण है। अगर महाराज को उत्तरी सीमा पर शांति और स्थिरता कायम रखनी है तो उन्हें उनके समर्थन की जरूरत होगी। यह राजनीति है बच्ची, सब राजनीति का खेल है। इला ने खुद को सांस लेने पर मजबूर करते हुए सिर हिलाया। उसने देखा कि गहरे नीले रंग का कीमती दुशाला ओढ़े एक युवा महिला बग्घी से नीचे उतरी। उसके बाल काते हुए सोने की तरह चमक रहे थे और उसका उठने बैठने का ढंग बहुत ही सलीके वाला और सधा हुआ था। राजकुमारी चंद्रिका बेहद खूबसूरत और शालीन थीं। वह सब कुछ जो इला कभी नहीं हो सकती थी। चलो, कमला काकी ने इला की आस्तीन खींचते हुए कहा। हमारे देखने लायक यहाँ कुछ नहीं है। वे रसोई की तरफ लौट पड़ी, लेकिन इला खुद को देखने से रोक नहीं सकी। उसने देखा कि विक्रम बड़े सभा कक्ष से बाहर आ रहा था। उसके चेहरे के भावों को पढ़ पाना नामुमकिन था। उसके कदम नपे तुले थे। उसने राजकुमारी चंद्रिका का स्वागत एक औपचारिक प्रणाम के साथ किया। उसमें वह रूखापन और दूरी नहीं थी जो वह अक्सर अजनबियों के साथ रखता था, पर उसमें कोई गर्मजोशी भी नहीं थी, सिर्फ एक औपचारिक शिष्टाचार था। उसने रसोई की सीढ़ियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसने वहां खड़ी इला को नहीं पाया। उस रात पूरा महल फुसफुसाहटों से गूंज रहा था। बड़े दरबार में एक भव्य शाही भोज की तैयारियां थीं। कमला काकी ने इला को मेहमानों के लिए मदिरा के थाल परोसने के लिए भेजा। वह गलियारों में किसी साए की तरह घूमती रही,
अपनी नजरें नीची किए हुए और कदमों की आहट दबाए हुए। उसने लोगों को देखने से पहले ही उनकी आवाजें सुन ली। वह बेहद मनमोहक हैं, है ना? एक बगल के कक्ष से किसी दरबारी की आवाज गूंजी। देवगढ़ घराना एक बेहद पुराना और ऊंचे खानदान का खून है, दूसरे ने जवाब दिया। महाराज के लिए एक सर्वथा योग्य रिश्ता है। इससे आने वाली एक पीढ़ी तक राज्य में अमन चैन रहेगा, और वैसे भी वे बहुत लंबे समय से अकेले हैं। एक राजा को उत्तराधिकारी की जरूरत तो होती ही है। इला का हाथ मदिरा का थाल रखते हुए कांप उठा। वह पलटी और वहां से दूर चली गई। उसके कदम तेज और लड़खड़ाते हुए थे। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह बगीचे में उसी बेंच के पास नहीं पहुंच गई जहां महज 2 रात पहले वह विक्रम के साथ बैठी थी। हवा में बहुत ठंडक थी और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। वह बैठ गई और खुद को संभालने की कोशिश में अपनी हथेलियों को उस ठंडे पत्थर की बेंच पर जोर से भेंच लिया। बेशक जाहिर है कि वह किसी ऐसी लड़की से ही शादी करेंगे, एक कुलीन महिला, एक संभ्रांत राजकुमारी, न कि किसी रसोई में काम करने वाली लड़की से जिसके कपड़े दाग धब्बों से सने हों और जिसके पास अपने मिट चुके खानदान के नाम के सिवा कुछ न हो। वह कितनी मूर्ख थी जो यह सोच बैठी कि उस रात बगीचे में जो कुछ भी हुआ उसका कोई मोल था। वह तो महाराज थे और उसका कोई वजूद ही नहीं था। वह वहां तब तक बैठी रही जब तक कि ठंड से उसकी उंगलियां सुन्न नहीं पड़ गईं। फिर वह उठी, रसोई में वापस आ गई और बिना कुछ सोचे समझे तब तक काम करती रही जब तक कि उसके हाथों में दर्द नहीं होने लगा। अगली सुबह उसने मुख्य गलियारों से गुजरना बंद कर दिया, सेवकों के चोर रास्तों का इस्तेमाल किया, अपना सिर नीचा रखा, और जब कमला काकी ने उससे पूछा कि वह इतनी खामोश क्यों है तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने गलियारे के दूसरे छोर पर विक्रम की परछाई देखी तो वह तुरंत मुड़कर दूसरी दिशा में चली गई। उसने खुद को समझाया कि यही सबसे बेहतर है। उसने बहुत पहले ही उम्मीदें पालना छोड़ दिया था। उम्मीद करना एक ऐसी विलासिता थी जो उसके बस की बात नहीं थी। विक्रम ने उसकी अनुपस्थिति को महसूस किया। उसने ध्यान दिया कि कैसे वह अब रसोई के दरवाजे के पास खड़ी नहीं रहती थी और कैसे जब भी वे आंगन में एक दूसरे के सामने आते तो वह अपनी आंखें चुरा लेती थी। उसने यह बात महसूस की और वह इससे परेशान हो उठा। तीसरे दिन उसने कमला काकी को भंडार गृह में पाया। वह लड़की कहाँ है? उसने दबी आवाज में पूछा। कमला काकी ने आटे की बोरी से अपनी नजरें ऊपर उठाईं। कौन सी लड़की महाराज? वही जो मोगरे जैसी महकती है। कमला काकी के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। वह आजकल बहुत अपने आप में सिमटी हुई है महाराज। वह कहती है कि वह जड़ी बूटियों के काम में बहुत व्यस्त है। विक्रम का झबड़ा भिंच गया। उसे आज रात मेरे अध्ययन कक्ष में भेजना, शाम की चाय के साथ। कमला काकी ने आदर से सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन जब शाम हुई तो वह उसके अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर नहीं आई। उसकी जगह एक छोटी उम्र की दासी चाय लेकर आई। उसने हकलाते हुए माफी मांगी और कहा कि इला की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने यह चाय भेजने को कहा है। विक्रम प्याले से उठती भाप को देखता रहा। उसने चाय नहीं पी। वह झूठ को अच्छी तरह पहचानता था और अपने सीने में एक मीठे दर्द के साथ समझ गया कि कुछ बदल चुका है। उसने अपने दिल का दरवाजा उसके लिए महज जरा सा खोला था और अब वह उससे दूर जा रही थी। वह नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन उनके बीच की खामोशी जो कभी बिल्कुल सूनी हुआ करती थी अब अनकही बातों के बोझ से भारी महसूस हो रही थी। उसने चाय को बिना छुए एक तरफ रख दिया। बाहर शरद ऋतु की पहली ठंडक लेकर आ रही हवा खिड़कियों को झकझोर रही थी। महल की वे दीवारें जो हमेशा सुरक्षा का एहसास कराती थीं, आज एक पिंजरे जैसी लग रही थीं। 3 रातों के बाद एक भीषण तूफान आया। उसने बिना किसी चेतावनी के मालवा के मैदानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे शाम का आसमान किसी गहरे जख्म जैसे जामुनी रंग में बदल गया। बारिश की बौछारें महल की खिड़कियों को बुरी तरह पीट रही थीं और हवा पत्थर की दीवारों की दरारों से किसी जीवित प्राणी की तरह कराह रही थी। ईला ने अपना पूरा दिन रसोई में सब्जियां छीलने और शोरबा चलाने में बिताया था। उसके हाथ यंत्रवत चल रहे थे, जबकि उसका मन उन गलियों में भटक रहा था जहां वह नहीं जाना चाहती थी। राजकुमारी चंद्रिका की उस रेशमी साड़ी की याद, दरबारियों का देवगढ़ से होने वाले इस गठबंधन को लेकर कानाफूसी करना और बगीचे की उस रात के बाद से विक्रम का उसे एक बार भी न देखना। उसने खुद को बार बार समझाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह रसोई में काम करने वाली एक साधारण लड़की थी
और वह महाराज थे। उनके बीच का वह चंद पलों का अपनापन महज मदिरा और अकेलेपन का एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। लेकिन उसके सीने का दर्द किसी दलील को मानने को तैयार नहीं था। रात घिरने तक तूफान और भयानक हो चुका था। सेवक आनन फानन में खिड़कियों के पल्ले बंद करने और छा रहे अंधेरे को दूर करने के लिए अतिरिक्त दिए जलाने में लग गए। कमला काकी ने ठंडी हवा, जुकाम और अपने उन जोड़ों के दर्द का हवाला देते हुए, जो बारिश आने का इशारा पहले ही दे देते थे, छोटी लड़कियों को जल्दी सोने भेज दिया। इला अपने कमरे में नहीं गई। इसके बजाय वह रसोई के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकली और आंगन पार करके पुराने लकड़ घर में चली गई। वह एक छोटी सी उपेक्षित जगह थी जो पिछली दीवार के पास बनी थी, आधी ढही हुई और सूखे लट्ठों और मकड़ी के जालों से भरी हुई। वहां कोई नहीं आता था, कोई उसे वहां ढूंढने नहीं आता। वह कटी हुई लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई, अपने घुटनों को छाती से सटाकर समेट लिया और अपने आंसुओं को बहने दिया। शुरू में वह आंसू खामोशी से बहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बचपन में रोना सीखा था, बिना किसी आवाज के, बिना हिले डुले, ताकि किसी को पता न चले। लेकिन बाहर का तूफान इतना तेज था कि वह हर आवाज को अपने शोर में दबा सकता था, इसलिए उसने खुद को पूरी तरह टूटने दिया। वह अपनी माँ के लिए रोई, जिनका चेहरा उसे अब ठीक से याद भी नहीं था। वह अपने पिता के लिए रोई, जिन्हें जंजीरों में जकड़कर ले जाया गया था और वे चिल्ला रहे थे कि वे बेगुनाह हैं। वह सालों के अपने उस अकेलेपन के लिए रोई, उन गालियों और बुरे नामों के लिए जो गांव के बच्चे उसे पुकारते थे, लोगों की उन बेरुखी भरी नजरों के लिए जो उसे देखकर कतराते हुए रास्ता बदल लेते थे। और वह विक्रम के लिए रोई, गला साफ करते हुए, उस तरीके के लिए जिससे उसने बगीचे में उसे देखा था, जैसे वह कोई साया न हो। उसके उस हाथ के एहसास के लिए जो उसके हाथ के नीचे कितना गर्म और सच लग रहा था, और इस बात के लिए कि उसने एक पल के लिए ही सही खुद को यह यकीन करने की इजाजत दी थी कि कोई उसे सचमुच देख सकता है और देखकर अपनी नजरें नहीं फेरेगा। इला तब तक रोती रही जब तक कि उसका गला पूरी तरह से छिल नहीं गया और आंखें सूज नहीं गईं। फिर वह उस घने अंधेरे में बैठ गई, खपरेल की छत पर गिरती तेज बारिश की आवाज सुनती रही, पर उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह वहां कितनी देर तक बैठी रही। वक्त जैसे ठहर सा गया था, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो इस तूफान की नहीं थी। किसी के भारी और सधे हुए कदमों की आहट। कीचड़ से सने आंगन को पार करते समय उसकी सांसें अटक गईं। लकड़ियों के ढेर के पीछे दुबकते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस पुरानी कोठरी में कोई ताला नहीं था, दरवाजा भी कमजोर था, जो टेढ़े मेढ़े तख्तों से बना था। बाहर बढ़ते कदम अचानक थम गए। उसने इंतजार किया, किसी ने आवाज नहीं दी, किसी ने उसका नाम तक नहीं पुकारा, लेकिन कदमों की आहट वहां से दूर भी नहीं गई। उसने अपनी सांसें रोक लीं और कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन उसकी तेज आवाज के पीछे भी उसे किसी की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, धीमी, स्थिर और जानबूझकर शांत रखी गई सांसें। वह घिसटते हुए दरवाजे तक पहुंची और तख्तों के बीच की एक दरार से अपनी आंख टिका दी। वह कोठरी के दरवाजे के ठीक बाहर उसकी तरफ पीठ किए जमीन पर बैठा हुआ था। उसका सिर बारिश की बौछारों के आगे झुका हुआ था। उसके काले बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। उसका भारी दुशाला पानी से पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन वह न तो हिला और न ही कुछ बोला। वह बस वहां ऐसे बैठा रहा जैसे उसके पास जाने के लिए दुनिया में कोई और जगह ही न हो। इला का हाथ दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ा, पर वह ठिठक गई। उसने न तो कुंडी खटखटाई थी, न बाहर आने की जिद की थी, और न ही उसे बुलाने के लिए किसी नौकर को भेजा था। वह बस खुद आया, चुपचाप बैठ गया और इस तूफान में उसका बेआवाज रखवाला बन गया। इला ने दरवाजा नहीं खोला, न ही कुछ कहा, पर उसने अपना सिर लकड़ी के उस कमजोर किवाड़ पर टिका दिया। वह इतनी करीब थी कि दरवाजे के उस पार उसकी मौजूदगी की हल्की सी थिरकन को भी महसूस कर सकती थी। और बरसों में पहली बार ऐसा हुआ था कि वह खुद को बिल्कुल अकेली नहीं पा रही थी। वह रात इसी तरह गुजर गई, वह अंदर थी और वह बाहर, और दोनों के बीच सिर्फ लकड़ी की एक पतली सी दीवार थी। तूफान कभी गरजता, कभी थमता और फिर से जोर पकड़ लेता। तख्तों की दरारों से सर्द हवा अंदर आ रही थी। उसने खुद को बाहों में समेटा और कांपने लगी, लेकिन उसने न तो लालटेन जलाई और न ही आग सुलगाई। वह उस पल के जादू को तोड़ना नहीं चाहती थी। रात के किसी पहर उसकी आंख लग गई होगी, क्योंकि जब उसकी नींद खुली तो दरारों से सुबह की धुंधली रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। बारिश थम चुकी थी,
हवा में सौंधी मिट्टी और धुले हुए पत्थरों की महक बसी थी। उसने धीरे से कोठरी का दरवाजा खोला। वह जा चुका था, लेकिन बाहर पत्थर की चौखट पर बहुत सलीके से सूखी जगह पर रखा हुआ साफ कपड़े में लिपटा रोटी का एक टुकड़ा था और उसके ठीक बगल में एक जंगली फूल पड़ा था। बारिश की मार से उसकी पंखुड़ियां थोड़ी कुम्हला गई थीं, पर उनका रंग अब भी वैसा ही गहरा था। उसने उसे उठा लिया। फूल की डंडी बीच से टूटी हुई थी, जैसे अंधेरे में जल्दबाजी में उसे तोड़ा गया हो। इला ने उस फूल को अपने होठों से छुआया और अपनी आंखें मूंद लीं। वह नहीं जानती थी कि इसका क्या मतलब था। वह यह भी नहीं जानती थी कि इसका कोई मोल था भी या नहीं, पर वह उसे हाथ में थामे रसोई तक वापस आई और उसे अपनी मुट्ठी से अलग नहीं किया। मंगला काकी ने उसे अंदर आते देखा। उसके हाथ में वह फूल भी देखा, पर कुछ कहा नहीं। बस उनकी आंखों में एक नरमी आ गई और वे बिना कुछ बोले वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गईं। बाहर आसमान से बादल छोंट रहे थे। सूरज की पहली धुंधली किरण ने हवेली की ऊंची दीवारों को छुआ और उधर बड़े दीवान खाने में ठाकुर विक्रम अपने दोनों हाथों में ठंडी चाय का कुल्हड़ थामे बैठे थे। खिड़की के कांच पर पड़ी बारिश की बूंदों को निहारते हुए दिन के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तूफान के बाद की उस सुबह ने हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा बिखेर दिया था। हवा बिल्कुल साफ थी, जैसे सारा धूल, गुबार और तनाव धुल चुका हो, लेकिन इला को इस शांति का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। वह रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। वह फूल उसकी छोटी सी कोठरी की खिड़की पर रखा हुआ था। उसकी कुम्हलाई हुई पंखुड़ियां अब सूख चुकी थीं। डंडी अभी भी टूटी हुई थी। उसने उसे फेंका नहीं था। वह खुद ई को भी नहीं समझा पा रही थी कि क्यों। उसने अपनी उंगली के पोर से एक पंखुड़ी को छुआ और फिर झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसका हाथ जल गया हो। उसने खुद से कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने किसी और के लिए भी यही किया होता। वे इस इलाके के ठाकुर थे। अपने साए में रहने वाले हर इंसान की हिफाजत करना उनका फर्ज था, लेकिन वह फूल कोई फर्ज नहीं था और यह बात इला अच्छी तरह जानती थी। उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया और रसोई की तरफ चल दी। मंगला काकी पहले से ही चूल्हे के पास खड़ी थीं और अपनी चिर परिचित फुर्ती से कड़ाही में दलिया चला रही थीं। बड़ी जल्दी नींद खुल गई। तुम्हारी? मंगला काकी बिना पीछे मुड़े बुदबुदाईं। पूरी हवेली भोर से ही जाग रही है। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। इला का सीना भींच गया। राजधानी से कोई मेहमान आया था। एक बूढ़ा दीवान, जिसके मुंह में जितने दांत नहीं हैं, उससे ज्यादा नौकर साथ लाया है। 1 घंटा पहले ही आया है और आते ही ठाकुर साहिब से मिलने की हुक्मशाही झाड़ रहा है। मंगला काकी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हुक्मशाही ऐसे चला रहा है जैसे इस घर पर इसी का राज हो। उसने एक गहरी सांस ली। यह तो आम बात थी। मेहमान तो आते जाते रहते हैं। मरुधरा के कोने कोने से अमीर जागीरदार और रईस घराने के लोग हवेली की दहलीज पर आते ही रहते थे। उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे और उसका दिल शांत नहीं हो रहा था। वह हमेशा की तरह अपना सिर झुकाए थाल में गरम रोटियां और मक्खन सजाकर बड़े दीवान खाने की तरफ ले गई। दीवान खाना रोजाना की तुलना में आज ज्यादा व्यस्त था। नौकर चाकर बड़ी तेजी से इधर उधर भाग रहे थे, पर्दों को ठीक कर रहे थे और अलाव में और लकड़ियां डाल रहे थे। गद्दी के मुख्य आसन पर विक्रम बैठे थे। उनके चेहरे के भाव पढ़ना नामुमकिन था और उनकी उंगलियां मदिरा के उस प्याले को थामे थीं जिसे उन्होंने छुआ तक नहीं था। उनके ठीक सामने एक ऐसा आदमी बैठा था जिसे इला ने पहले कभी नहीं देखा था। वह काफी बूढ़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और संकरा था। उसकी छोटी छोटी आंखें चकमक पत्थर के टुकड़ों की तरह तीखी थीं। उसने गहरे हरे रंग की मखमली शेरवानी पहन रखी थी, जिस पर चांदी के तारों से कढ़ाई की गई थी, और उसके दाहिने हाथ की उंगली में राजसी मुहर वाली एक भारी अंगूठी चमक रही थी। वह मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। ठाकुर साहब, इतने कम समय में मुझसे मिलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस बूढ़े ने अपनी बेहद चिकनी आवाज में कहा। मैं राजधानी से आपके लिए कुछ पैगाम लाया हूं और एक छोटा सा मामला है जिस पर आपका ध्यान चाहिए। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वे बस ठंडी और स्थिर निगाहों से उस आदमी को देखते रहे। वह बूढ़ा थोड़ा आगे की तरफ झुका। न्याय का मामला है हुकुम। अतीत का एक ऐसा छूटा हुआ सिरा जिसे और उलझने से पहले सुलझाना बेहद जरूरी है। इला ने परोसने वाली मेज पर थाल रख दिया। उसे वहां से चले जाना चाहिए था। वह जानती थी कि उसका वहां रुकना ठीक नहीं है, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे।
उस बूढ़े की नजरें लापरवाही से पूरे कमरे में घूमने लगीं और फिर अचानक एक जगह जाकर ठहर गईं। वह इला को ही देख रहा था। उसकी मुस्कान वैसी ही बनी रही, पर उसकी आंखों में कुछ बदला। पहचान की एक चमक, एक गहरी और शातिर तसल्ली भरा भाव। अरे वाह, उसने बेहद धीमी आवाज में कहा। ऐसा लगता है कि वह छूटा हुआ सिरा खींचकर सीधे आपके अपने ही दीवान खाने तक आ पहुंचा है। हुकुम। विक्रम का जबड़ा भिंच गया। वे इला की तरफ देखने के लिए पीछे नहीं मुड़े। उन्होंने अपनी नजरें उस बूढ़े पर ही टिकाए रखीं। जो कहना है साफ कहिए, दीवान अमरनाथ, दीवान अमरनाथ। यह नाम इला के सीने पर किसी हथौड़े की तरह लगा। वह इस नाम को अच्छी तरह जानती थी। उसने गांव के अंधेरे कोनों में बड़ों को आपस में इसके बारे में फुसफुसाते सुना था, जो इला के कमरे में आते ही अचानक चुप हो जाते थे। दीवान अमरनाथ वही शख्स जिसने उसके पिता पर देशद्रोह का झूठा इल्जाम लगाया था। वही शख्स जो सैनिकों को उनके दरवाजे तक खींच लाया था और जिसने उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। चंदनगढ़ की इला, दीवान अमरनाथ ने एक एक शब्द का मजा लेते हुए कहा। चंदनगढ़ के देवराज सिंह की बेटी, जिसे 12 साल पहले हुकूमत के खिलाफ गद्दारी के जुर्म में सरेआम मौत की सजा दी गई थी। मैं अक्सर सोचता था कि उस लड़की का क्या हुआ होगा। मुझे लगा था कि वह सड़कों पर तड़प तड़प कर दम तोड़ चुकी होगी, जैसा कि अक्सर गद्दारों की औलादों के साथ होता है। इला की आंखों के आगे धुंध छाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और देखो, वह आज यहाँ है। दीवान अमरनाथ अपनी झूठी हमदर्दी जताते हुए बोला, आपके दीवान खाने में रोटियां परोस रही है। कितना अजीब संयोग है। विक्रम ने अपना प्याला मेज पर रख दिया। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उस हल्के से खटके ने पूरे कमरे में सन्नाटा फैला दिया। दीवान अमरनाथ। विक्रम की आवाज बेहद धीमी और शांत थी। आइंदा उनके बारे में इस लहजे में बात मत करना। उस बूढ़े की भौहें तन गईं। हुकुम, मेरा इरादा आपकी तौहीन करना नहीं है, लेकिन कानून बिल्कुल साफ है। एक गद्दार के खून का दाग ऐसा धब्बा होता है जिसे न तो वक्त मिटा सकता है और न ही कोई दूरी। उनका आपकी हवेली में रहना एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि इस खतरे को दूर करने में आपकी मदद कर सकूं। इला एक कदम पीछे हट गई। उसका कंधा दीवार से जा टकराया। वह वहां से भाग जाना चाहती थी, कहीं गायब हो जाना चाहती थी, लेकिन विक्रम की आवाज ने उसके पैरों को वहीं बांध दिया। वे मेरी शरण में हैं, उन्होंने कहा। इस विषय पर कोई बहस नहीं होगी। दीवान अमरनाथ के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। हुकुम, मैं आपकी दरियादिली समझता हूं, लेकिन राजधानी में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें चंदनगढ़ का वह हादसा अच्छी तरह याद है। अगर उन तक यह खबर पहुंची कि एक गद्दार की बेटी को आपके दीवान खाने में पनाह मिली है, तो कई सवाल उठेंगे। ऐसे सवाल जिनका जवाब आपके हक में शायद ठीक न हो, तो फिर उन्हें सवाल उठाने दो। दीवान साहिब, आपका पैगाम मिल गया है। विक्रम अपनी गद्दी से खड़े हो गए। वे कद में उस बूढ़े से पूरे एक सिर ऊंचे थे और उनकी आवाज के ठंडे रौब से दीवान खाने में जल रही मोमबत्तियां तक थरथरा गईं। आज रात के लिए आपको यहाँ ठहरने का कमरा मिल जाएगा। सुबह होते ही आप यहाँ से चले जाएंगे और दोबारा उनसे कभी बात नहीं करेंगे। दीवान अमरनाथ की आंखें सिकुड़ गईं। पल भर के लिए उसके चेहरे से शराफत का नकाब उतर गया। इला ने साफ देख लिया कि उस मुखौटे के पीछे क्या छिपा था। वही बैरहम और शातिर क्रूरता जो पिछले 12 सालों में रत्ती भर भी कम नहीं हुई थी। जैसी आपकी मर्जी हुई कुम, उसने उठते हुए कहा और इस तरह झुककर सलाम किया जो साफ तौर पर एक मजाक था। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी स्थिति पर दोबारा ठंडे दिमाग से विचार करें। जब अतीत को सही तरीके से दफन नहीं किया जाता, तो वह खुद को दोहराने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। वह मुड्डा और दरवाजे की तरफ चल दिया। उसकी मखमली शेरवानी का घेरा जमीन को छूता हुआ जा रहा था। जब वह इला के पास से गुजरा तो उसके कदम ठिठक गए। तुम्हारे बाप की आंखों में भी बिल्कुल ऐसा ही गुस्सा था। वह इतना धीमे बुदबुदाया कि सिर्फ इला ही उसे सुन सकी, लेकिन वह गुस्सा भी उसे बचा नहीं पाया। इसके बाद वह चला गया। पूरा दीवान खाना सन्नाटे में डूब गया। सारे नौकर चाकर अपनी जगह पर जड़ हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा था। विक्रम इला की तरफ पीठ किए खड़े रहे। उनके दोनों हाथ मेज के किनारों को कसकर जकड़े हुए थे। मंगला, उनकी भारी आवाज गूंजी, इसे रसोई में ले जाओ और ध्यान रहे कि यह कुछ खा ले। मंगला काकी तुरंत इला के पास आईं और उसके हाथ को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। आ जाओ बच्ची, मेरे साथ चलो। लेकिन इला के पैर हिल नहीं रहे थे।
उसकी टोंगें जैसे बेजान हो चुकी थीं। उसका सीना कांटों के पिंजरे जैसा चुभ रहा था। उसने विक्रम की पीठ को देखा। उनके कंधों का तनाव साफ दिख रहा था और उनके हाथ मेज को इतनी बुरी तरह जकड़े हुए थे कि उनकी उंगलियां पीली पड़ रही थीं। उन्होंने एक ऐसे आदमी के सामने उसका बचाव किया था जो महज अफवाहों और कानाफूसी से उनका सब कुछ बर्बाद कर सकता था। वे उसके लिए खड़े हुए थे और सरेआम कहा था कि वह उनकी हिफाजत में है। लेकिन ईला अच्छी तरह जानती थी कि दीवान अमरनाथ किस हद तक गिरा सकता है। उसने पहले भी उसे यह सब करते देखा था और वह इस बात से बुरी तरह डरी हुई थी कि कहीं इतिहास फिर से खुद को दोहराने न जा रहा हो। विक्रम, वह इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाई कि वे इसे सुन भी नहीं सकते थे। लेकिन वह पलटा और एक पल के लिए सुबह की धुंधली रोशनी में उसकी आंखें ईला की आंखों से मिली। उनमें कोई बेरुखी नहीं थी, न ही कोई दूरी। वहां सिर्फ एक खामोश और फौलादी इरादा था। एक ऐसे आदमी की निगाहें जिसने अपना फैसला कर लिया था, भले ही दुनिया को अभी इसका एहसास न हुआ हो। उसने कुछ नहीं कहा, उसे जरूरत भी नहीं थी, लेकिन ईला सब समझ गई थी। तूफान अभी टला नहीं था, उसने बस अपना रूप बदल लिया था और वह उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। सुबह उदास और बोझिल होकर आई, मानो आसमान भी जानता हो कि क्या होने वाला है। वह पूरी रात सोई नहीं थी। अपनी छोटी सी कोठरी की खिड़की के पास बैठी रही और एक एक करके तारों को ओझल होते देखती रही। खुद को उस बात के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही थी जो उसे पता था कि होने वाली है। ठाकुर अभय सिंह ने किला नहीं छोड़ा था। उसने महल के पूर्वी हिस्से में एक कमरा ले रखा था और सेवक कानाफूसी कर रहे थे कि उसने सुबह होने से पहले ही राजधानी के लिए एक घुड़सवार रवाना कर दिया था। वीर ने मुख्य दरबार में एक औपचारिक सभा बुलाई थी, एक खुली सभा। पूरे महल को इस बात की खबर हो चुकी थी। रसोई की दासियां दबी जुबान में बातें कर रही थीं। पहरेदार पहले से कहीं ज्यादा मुस्तैद खड़े थे। यहां तक कि यशोदा काकी ने भी, जिन्होंने भोर के समय उसे रोटी का एक टुकड़ा देने की कोशिश की थी, एक सेकंड से ज्यादा उसकी आंखों में नहीं झांक पाईं। खा ले बच्ची, यशोदा काकी ने भारी आवाज में कहा था। तुझे अपनी ताकत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वह कुछ खा नहीं सकी। उसका पेट डर और किसी और चीज की वजह से ऐंठा जा रहा था, एक ऐसी चीज जो खतरनाक हद तक उम्मीद जैसी महसूस हो रही थी। जब सभा के लिए घंटी बजी तो वह बेजान कदमों से मुख्य दरबार की तरफ चल पड़ी। दरवाजे खुले थे और पूरा दरबार भरा हुआ था। सामंत और दरबारी दीवारों के सहारे कतार में खड़े थे। सेवक पीछे की ओर जमा थे और सबसे दूर पत्थर के ऊंचे चबूतरे पर वीर बैठा था। उसने तुरंत ध्यान दिया कि वीर ने अपना मुकुट नहीं पहन रखा था। वह एक सादा और गहरे रंग का कुर्ता पहने हुए था। बाल खुले थे और चेहरे के भावों को पढ़ पाना नामुमकिन था। लेकिन जब भीड़ में उसकी नजरें ईला से मिलीं तो उनमें कोई बेरुखी नहीं थी। वे स्थिर थीं और कह रही थीं, मैं यहां हूं, मुझ पर भरोसा रखो। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। ठाकुर अभय सिंह सिंहासन के दाईं ओर हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसके चेहरे पर बनावटी धैर्य साफ झलक रहा था। वह एक लंबा, दुबला, पतला आदमी था जिसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और आंखों में जरा भी हमदर्दी नहीं थी। जब उसने ईला को अंदर आते देखा तो वह मुस्कुराया। वह कोई दयालु मुस्कान नहीं थी। महाराज, ठाकुर अभय सिंह ने कहा। उसकी आवाज तराशे हुए पत्थर की तरह चिकनी और ठंडी थी। मैं इस अवसर के लिए आभारी हूं ताकि उस मामले को स्पष्ट किया जा सके जिसे लेकर साफ तौर पर गलतफहमी हुई है। यह लड़की थोड़नगढ़ के देवेंद्र सिंह की बेटी है, जिसे देशद्रोह के आरोप में दोषी ठहराया गया था और ठीक 12 साल पहले आपके पूज्य पिता के शाही आदेश से मृत्युदंड दिया गया था। मैंने सिर्फ इस बात की तरफ ध्यान दिलाया था कि इसका यहाँ होना कानून के खिलाफ है। देशद्रोह की सजा पूरे परिवार पर लागू होती है। इसे इस किले में नहीं होना चाहिए और आपकी छत्रछाया में तो बिल्कुल भी नहीं। वीर ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने ठाकुर अभय सिंह की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक खामोश और खौफनाक धैर्य था। 12 साल पहले वीर ने धीरे से कहा, मेरे पिता अस्वस्थ थे। वे अपने जीवन के अंतिम महीनों में थे। थोड़नगढ़ के देवेंद्र सिंह के खिलाफ मृत्युदंड के आदेश पर दरबारियों की एक परिषद ने हस्ताक्षर किए थे, न कि खुद महाराज ने। क्या आपको उस सजा के पत्र पर लिखे नाम याद हैं, ठाकुर अभय सिंह? ठाकुर अभय सिंह की मुस्कान डगमगा गई। हाँ, मैं उनमें से एक था, ठाकुर हरदेव और ठाकुर वनराज के साथ। वह हमारे सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर लिया गया एक सर्वसम्मत फैसला था। कैसे सबूत?
वीर की आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन अब उसमें एक तेज धार थी। मैंने पूरी रात उस मुकदमे के दस्तावेजों को पढ़ने में बिताई है। थोरनगढ़ की तरफ से किसी गवाह को नहीं बुलाया गया था। ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए जिनकी निष्पक्ष रूप से पुष्टि की जा सके। एकमात्र सबूत देवेंद्र की मुहर वाला एक अकेला पत्र था, जिसमें पड़ोसी राज्य के साथ मिलकर रची गई साजिश की बात कबूल की गई थी। एक ऐसा पत्र जो रिकॉर्ड के अनुसार उनके अपने ही कक्ष से मिला था, जिससे उन्होंने इनकार नहीं किया था, क्योंकि वह पत्र उन्हें कभी दिखाया ही नहीं गया था। वीर ने कहा। उसकी आवाज तेज नहीं हुई थी, लेकिन उसका वजन भारी हो गया था। उन्हें सुबह भोर में बंदी बनाया गया, दोपहर में उन पर मुकदमा चलाया गया और ढलती शाम को मृत्युदंड दे दिया गया। उन्होंने वह पत्र कभी देखा ही नहीं। उन्हें अपनी पैरवी में एक शब्द भी कहने का मौका नहीं मिला। पूरे दरबार में कानाफूसी होने लगी। ईला ने महसूस किया कि उसके हाथ कांपने लगे हैं। वह यह बात जानती थी, वह हमेशा से यह जानती थी, लेकिन इस दरबार में इन सब लोगों के सामने इसे बुलंद आवाज में सुनना, इसे एक ऐसे सच का रूप दे रहा था जिसे उसने कभी खुद स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की थी। ठाकुर अभय सिंह का संयम डगमगाने लगा। महाराज, पूरे सम्मान के साथ आप रसोई की एक मामूली दासी की बातों पर भरोसा करके एक बंद हो चुके मामले को दोबारा खोल रहे हैं। एक ऐसी लड़की जिसके पिता ने खुद 20 सालों तक इस राज्य की सेवा की। वीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, जिसके पिता ने 3 आक्रमणों के खिलाफ हमारी पूर्वी सीमा की रक्षा की कमान संभाली, जिन्हें मेरे दादाजी ने रजत देवदार सम्मान से नवाजा था। वह उठ खड़ा हुआ और उसके खड़े होते ही पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। मुझे कुछ मिला है, ठाकुर अभय सिंह, कुछ ऐसा जो अभिलेखागार में दफन था, पुराने रिकॉर्ड रूम की एक नकली दीवार के पीछे छिपा हुआ। शायद आप समझ रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ठाकुर अभय सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वीर ने अपने कुर्ते के भीतर हाथ डालकर एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला। वह समय के साथ पीला पड़ चुका था और उसके किनारे सड़ गल रहे थे। यह एक पत्र है, वीर ने उसे हवा में उठाते हुए कहा, ताकि पूरा दरबार उसे देख सके, जो आपकी अपनी लिखावट में लिखा गया है। ठाकुर अभय सिंह और पड़ोसी राज्य के राजा को संबोधित है। इसमें आपने थोरनगढ़ की जागीर के बदले हमारी पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा उनके हवाले करने की पेशकश की थी। पूरे दरबार में हंगामा मच गया। ईला ने लोगों की दबी चीखें, गुस्से से भरे शोर शराबे और अविश्वास की फुसफुसाहटें सुनी, लेकिन वह उन्हें साफ साफ सुन नहीं पा रही थी। उसे सिर्फ अपने कानों में अपनी ही धड़कनों का तेज शोर सुनाई दे रहा था। उसकी आंखें तो बस वीर के हाथ में मौजूद उस पीले पड़ चुके पत्र पर टिकी थीं। वही सबूत जो यह साबित करता था कि उसके पिता बेकसूर मारे गए थे, कि सिर्फ किसी और के लालच को पूरा करने के लिए उनकी हत्या कर दी गई थी। ठाकुर अभय सिंह एक कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा राख जैसा सफेद पड़ चुका था। यह एक जालसाजी है, किसी ने मेरी हमने लिखावट का मिलान किया है, वीर ने बहुत ही शांति से कहा। मेरे पास उसी साल के आपके लिखे दर्जनों पत्र मौजूद हैं। मुहर वही है, स्याही वही है और तारीख भी। वह थोड़ी देर के लिए रुका और पूरे दरबार में खामोशी छाने दी। तारीख मेरे पिता के बीमार पड़ने से ठीक 3 दिन पहले की है, यानी आपके द्वारा जल्दबाजी में यह मुकदमा चलाने से ठीक 3 दिन पहले। आप जानते थे कि बीमारी की हालत में उनमें आपसे सवाल करने की ताकत नहीं बची होगी। ठाकुर अभय सिंह के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आया। वीर दरबार की तरफ मुड़ा। थोरनगढ़ के देवेंद्र सिंह बिल्कुल निर्दोष थे। उन्हें एक ऐसे इंसान ने मरवा दिया जो उनकी जागीर, उनकी साख और उनकी बेटी को छीनना चाहता था। यह लड़की, जिसे जिंदगी भर एक गद्दार की बेटी कहकर पुकारा गया, एक ऐसी बदनामी का बोझ उठाती रही जो कभी उसकी थी ही नहीं। उसने ईला की तरफ देखा और पूरे दरबार की निगाहें ईला पर टिक गईं। और ठीक उसी पल वीर ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह चबूतरे से नीचे उतरा। पत्थर के फर्श पर उसकी जूतियों की आवाज गूंजने लगी, और जब वह ईला के पास पहुंचा तो उसने उसका हाथ थाम लिया। मैं आप सभी के सामने खड़ा हूं। उसकी आवाज दरबार के कोने कोने तक गूंज उठी। और मैं यह घोषणा करता हूं कि थोरनगढ़ की ईला कोई देशद्रोही नहीं है। उसके पिता इस राज्य के एक वफादार सेवक थे और इस बच्ची के साथ बहुत लंबे समय तक अन्याय हुआ है। उसने ईला की तरफ देखा और उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। आज के बाद से मैरीगढ़ ही इसका घर है, और जो कोई भी इसके खिलाफ खड़ा होगा वह सीधे मेरे खिलाफ खड़ा होगा।
इला कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उन्हें पोंछने की कोशिश भी नहीं की। ठाकुर अभय सिंह को पहरेदार चुपचाप दरबार से बाहर ले गए। सभी दरबारियों ने सम्मान में अपने सिर झुका लिए और पीछे खड़ी यशोदा काकी फूट फूट कर रो रही थीं। वीर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वह उसे हैरान परेशान सेवकों, सावधान खड़े पहरेदारों और ऊंची खिड़कियों से छनकर आती धूप के बीच से होते हुए दरबार से बाहर ले आया। वह उसे महल के पीछे बने एक छोटे से बगीचे में ले गया, एक ऐसी जगह जहां जंगली गुलाब बेतरतीब उगे हुए थे और जहां का फव्वारा बरसों से सूखा पड़ा था। और वहां उस शांत माहौल में जहां उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, वीर ने उसका हाथ छोड़ा और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। तुम अकेली नहीं हो, उसने कहा। तुम कभी अकेली नहीं थी। मैं तुम्हें देख सकता हूं, इला। मैं तुम्हें पूरी तरह से महसूस कर सकता हूं। इला के पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसे उनकी जरूरत भी नहीं थी। उसने अपना चेहरा वीर की हथेलियों की गर्माहट पर टिका दिया और पिछले 12 सालों में पहली बार खुद को खुलकर रोने दिया। दुख के आंसू नहीं, बल्कि सुकून के आंसू। सच आखिरकार सामने आ चुका था। उसके पिता की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी और अब इला कोई गुमनाम दासी नहीं रह गई थी। 1 साल बाद उस साल मैरीगढ़ में वसंत थोड़ी देर से आया, लेकिन वह जिद पर अड्डा था और पाले की आखिरी परत को चीरकर हरी कोपलों को बाहर निकाल लाया था। महल का आंगन पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले सिर्फ बंजर पत्थर और सैनिकों की जूतियों से कुचली हुई कीचड़ हुआ करती थी, वहां अब नरम मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे उसने खुद लकड़ी की छोटी सी बाड़ से घेरा था। वह कोई बहुत बड़ा बगीचा नहीं था। क्यारियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थीं। कुछ पौधे एक तरफ झुके हुए थे और तुलसी को पुदीने के बेहद पास लगा दिया गया था, जिसे देखकर यशोदा काकी आज भी बड़बड़ाती रहती थीं कि गर्मियों के आते आते यह पुदीना पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन यह सब उसका अपना था और हर सुबह महल के जागने से पहले वह बाहर निकल आती, अपनी हथेलियों को मिट्टी में सानती और उसका दिल बिल्कुल शांत रहता था। उसने खामोशी के सुकून को जीना सीख लिया था। फैसले के बाद का पहला महीना बहुत अजीब था। नगर के लोग अब उसे अलग नजर से देखते थे, पुरानी नफरत या शक से नहीं, बल्कि एक ऐसे भाव से जो ग्लानि और झिझक के बीच झूलता रहता था। कुछ लोग तो महल के दरवाजे तक माफी मांगने भी आए थे, जिसे स्वीकार करना इला को समझ ही नहीं आ रहा था। एक बूढ़ी अम्मा ने उसके हाथों में ताज़ा रोटियों की एक पोटली थमाते हुए कहा था, तुम्हारे पिता ने धूसर घाटी की जंग में मेरे बेटे की जान बचाई थी। मैं उसे कभी नहीं भूली। बस अपनी आवाज उठाने से डरती रही। इला को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने चुपचाप रोटियां ले लीं, धीरे से सिर हिलाया और उन्हें रसोई में ले आई, जहां वह एक पीढ़े पर बैठ गई और अपने चेहरे को हाथों से ढककर रोने लगी, जबकि यशोदा काकी ने ऐसा नाटक किया जैसे उनका ध्यान इस तरफ गया ही न हो। देखा तुमने, कमला काकी ने बाद में टेबल पर चाय का एक प्याला सरकाते हुए कहा था। सच हमेशा दूध की मलाई की तरह ऊपर तैर कर आ ही जाता है। थोड़ा वक्त लगता है, पर आ ही जाता है। वह अपनी आंखों में तैरते आंसुओं के बीच मुस्कुरा उठी थी। आपने मुझसे एक बार कहा था कि एक कटोरा गरम शोरबा इंसान को किसी भी मुश्किल से उबार सकता है, और मैं आज भी उस बात को मानती हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं उस शोरबे के लिए तैयार हूँ। कमला काकी खिलखिलाकर हौंस पड़ी थीं और उनकी हौंसी की आवाज से पूरी रसोई ऐसे सराबोर हो गई थी जैसे सूरज की कोई गुनगुनी किरण आ गई हो। इस बगीचे को बनाने का विचार महाराज वीर का ही था। उन्होंने उसे एक दोपहर पूर्वी बुर्ज के पीछे बने जड़ी बूटियों के उस पुराने बगीचे में देखा था। जमीन का वो टुकड़ा जो सालों से वीरान पड़ा था, जंगली घास, फूस और सूखी जड़ों से ढका हुआ था। नंदिनी अपने घुटनों के बल बैठी अपनी आस्तीनें चढ़ाए एक जद्दी झाड़ी को उखाड़ने की कोशिश कर रही थी और उसके गाल पर मिट्टी का एक दाग लगा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने उससे पूछा था। उसने चौंक कर ऊपर देखा था। मुझे नहीं पता, मैं तो बस यह देखना चाहती थी कि क्या यहाँ अब भी कुछ उग सकता है। वे अपनी दोनों बाहें पीछे बांधे काफी देर तक वहीं खड़े रहे। उनके चेहरे के भावों को पढ़ पाना नामुमकिन था। फिर उन्होंने कहा था, मैं सेवकों से कहकर इस जमीन को ठीक करवा दूंगा और क्यारी की बाढ़ के लिए कुछ तख्ते भी भिजवा दूंगा। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे यह करने की जरूरत नहीं है। और बस बात वहीं खत्म हो गई थी। अगली सुबह 2 सेवक कुदाल और उपजाऊ मिट्टी से भरी एक ठेला गाड़ी लेकर वहां आ पहुंचे।
दोपहर होते होते जमीन का वो टुकड़ा पूरी तरह तैयार हो चुका था। शाम ढलने तक उसने अपने पहले बीज बो दिए थे। मोगरा, चमेली, तुलसी और पुदीने की एक छोटी सी डंडी, जिसके लिए उसने महल के मुख्य माली के आगे हाथ पैर जोड़े थे। उसने महाराज वीर का ठीक से शुक्रिया अदा भी नहीं किया था। उसे समझ ही नहीं आया था कि कैसे करे। लेकिन उस रात उसने उनके निजी कार्यकक्ष की मेज पर सूखे मोगरे का एक छोटा सा गुच्छा रख दिया था, जिसे उसने सुतली के एक टुकड़े से बांधा था। उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, पर वह मोगरा उनकी मेज पर ही सजा रहा और जब भी वह उनके कमरे के दरवाजे के पास से गुजरते उसे वह वहीं रखा दिखाई देता। आज सुबह की गुनगुनी धूप उसके कंधों पर पड़ रही थी जब वह बगीचे में घुटनों के बल बैठी मिट्टी में पुदीने की एक नई क्यारी लगा रही थी। उसकी उंगलियां मिट्टी से सनी हुई थीं और उसकी नाक पर कीचड़ का एक छोटा सा दाग लगा था, पर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। तभी उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। भारी और सधे हुए कदम, ये वैसी आहट थी जो किसी ऐसे मर्द की होती है जिसे अपने आने की मुनादी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम क्यारी के बिल्कुल किनारे पर पौधे लगा रही हो, महाराज वीर ने कहा। वह पीछे नहीं घूमी। आपको बागवानी के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे इतना तो पता है कि पुदीने को फैलने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है। वे कुछ पल के लिए ठहरे, फिर उसने अपने कंधे के ऊपर से उन्हें देखा। वे अपने हाथ सीने पर बांधे क्यारी के किनारे खड़े थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन उनके होठों के कोने थोड़े से मुड़े हुए थे। एक बेहद हल्की सी मुस्कान की झलक, जिसे वे आज भी केवल तभी जाहिर करते थे जब उन्हें लगता था कि कोई खास उन्हें नहीं देख रहा है। क्या आपने अभी बागवानी को लेकर कोई मजाक किया? उसने पूछा। मैं मजाक नहीं करता, पर यह सुनने में बिल्कुल मजाक जैसा ही लगा। यह तो बस एक तथ्यात्मक बात थी। वह हौंस पड़ी। वह एक छोटी सी, शांत और हैरान कर देने वाली हौंसी थी, जैसे उसे खुद उम्मीद न रही हो कि वह हौंस पड़ेगी, लेकिन वह सच्ची हौंसी थी। महाराज वीर की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई और वे अपने घुटनों के बल उसके पास बैठ गए। उनके बड़े बड़े हाथ उनकी जांघों पर टिके हुए थे। उन्होंने बगीचे की तरफ देखा। वो एडी, तिरछी क्यारियां, झुके हुए छोटे छोटे पौधे और वो पुदीना जो पहले से ही मोगरे की तरफ अपनी बेलें बढ़ा रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उन्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। वे थोड़ा और झुके, एक छोटी सी खुरपी उठाई और अगले पौधे के लिए गड्ढा खोदने लगे। आपको मदद करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। मुझे पता है कि जरूरत नहीं है। आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। इन हाथों ने इससे भी मैली चीजें छुई हैं। उसने कुछ पल के लिए उन्हें देखा। यह वही मर्द था जो पूरी सेना को हुक्म दे सकता था, जो अपनी एक ही नजर से भरे दरबार को खामोश कर सकता था, जिसने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके थे। और आज वह उसके साथ मिट्टी में घुटने टेके बैठा था। उसकी उंगलियां खुरपी पकड़ने में अनाड़ी साबित हो रही थीं और गड्ढे को सीधा खोदने की कोशिश में उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वे इस काम में बेहद अनाड़ी थे। गड्ढा बहुत गहरा खुद गया था और पौधा शायद उसमें दबकर मर जाता, लेकिन वे वहां मौजूद थे। वे कोशिश कर रहे थे और उसे एहसास हुआ कि यही कोशिश ही सब कुछ थी। बाद में जब सूरज और ऊपर चढ़ाया और बगीचे का काम पूरा हो गया, तो वे आंगन के किनारे बनी पत्थर की छोटी सी मुंडेर पर बैठ गए। एक दुबली पतली धूसर बिल्ली, वही जिसे महाराज वीर छिपकर खाना खिलाया करते थे, दबे पांव पास आई और उनके जूतों से अपना शरीर रगड़ने लगी। आपको इसका कोई नाम रख देना चाहिए, उसने बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे पता है कि वह बिल्ली है, यह मेरी नहीं है। यह हर जगह आपके पीछे पीछे घूमती है। यह उस खाने के पीछे घूमती है जो मैं इसे देता हूँ। दोनों बातों में फर्क है। वह मुस्कुराई और बिल्ली के कानों के पीछे सहलाने के लिए नीचे झुकी। बिल्ली ने धीमे से म्याऊं की और घरघराहट की आवाज निकालते हुए उसके हाथ पर अपना सिर टिका दिया। यह उतना सख्त नहीं है, उसने कहा। कौन? आप दोनों में से कोई भी नहीं। महाराज वीर काफी देर तक खामोश रहे, फिर बोले, नहीं, मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं है। उसने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों के आसपास की झुर्रियां, जो एक साल पहले की तुलना में अब कहीं ज्यादा नरम लग रही थीं, और पत्थर की मुंडेर पर रखा उनका हाथ, जो उसके इतने करीब था कि बिना छुए भी वह उनकी गर्माहट को महसूस कर सकती थी। आपको पूरी सुबह यहां बिताने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। मुझे पता है। क्या आपको अपना राज्य नहीं संभालना? वह इंतजार कर सकता है। उसने अपने हाथों की तरफ देखा, जो अब भी मिट्टी से सने हुए थे
और अपने सीने में कुछ ठहरता हुआ महसूस किया, कुछ ऐसा जो बेहद गर्म और मुस्तैद था, जैसे किसी कभी न बुझने वाली आग का पहला सुलगता कोयला। वीर, उसने दबी आवाज में पुकारा और वे उसकी तरफ देखने के लिए घूमे। शुक्रिया हर चीज के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए, मेरे पिता पर भरोसा जताने के लिए। और उसने बगीचे, महल और आसमान की तरफ एक अनिश्चित सा इशारा किया। इस सब के लिए वे एक पल के लिए खामोश रहे। फिर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया। उनका वो मिट्टी से सना खुरदरा हाथ, जिससे अब भी मिट्टी और पुदीने की खुशबू आ रही थी। उन्होंने उसके हाथ को बड़ी कोमलता से अपने हाथ में थाम लिया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा, तुम्हें बस यहीं रहना है। उसने उस आदमी को देखा जो कभी उसके लिए एक अजनबी था, एक राजा था, महल के बड़े से दरबार की एक सर्द परछाई था। और आज उसने उसमें वो देखा जो और कोई नहीं देख पाता था, अकेलापन, डर और किसी सच्ची चीज को पाने की तड़प। मैं कहीं नहीं जा रही हूं, उसने कहा, और उसका यह कहना सचमुच दिल से था। बिल्ली उनके पैरों के पास सिमटकर बैठ गई। सूरज और ऊपर चढ़ गया। वह बगीचा जो टेढ़ा, मेढ़ा, अधूरा और उम्मीदों से भरा था, सुबह की रोशनी में खामोशी से पनप रहा था। और उधर महल की रसोई में कहीं कमला काकी पहले से ही शोरबा गर्म कर रही थी। और इस तरह मेरे प्यारे दोस्त, वह बगीचा बड़ा हुआ, सीधा तो नहीं पूरी तरह से सुंदर, लेकिन जिंदा दिल। और महाराज वीर ने सीख लिया था कि कभी कभी एक राजा के लिए सबसे बहादुरी का काम अपनी ही जमीन पर घुटने टेक कर उस इंसान के साथ बैठना होता है जिससे वह प्यार करता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप हमें कहां से सुन रहे हैं। और मुझे यह भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि वीर ने अपना दूसरा मौका सचमुच कमा लिया था।